मैं आगे बढ़ना है ना, तेजी से। तेजी से आगे बढ़ना है हम लोगों ने। बहुत सारी चीजें सीखनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशली ऑनलाइन जो है वो प्लीज़ कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है एंड माय स्क्रीन इज शेयर्ड। जी सर, आवाज आ रही है। ऑलराइट, ऑलराइट। Okay, everyone. Same procedure. We will first import the pandas. जी हाँ हाँ, आप लोग करें, मैं तो सिर्फ वो अपना पुराना प्रोसीजर जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। और डाटा वन करके pd.read_csv, और इसमें आप डाटा वन, दो डाटा भेजें, दोनों डाटा को आप रीड करवा लें। इसी तरीके से आप बिल्कुल, आप लोग भी तो खाते खाते बातें करते हैं, हमने कभी इनकार किया आपको कि क्यों एक साथ दो काम करना? नहीं किया ना। ओके, सो टुडे वी हैव, भाई कहाँ पहुंच गए आप लोग? नहीं, आप लोग खुश हो जाए, हम स्क्रीन को साइज थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। हमारे पास दो डाटा सेट्स हैं टुडे, और ऐसा होगा कि बिकॉज इंशाल्लाह यू गाइस आर गोइंग टू वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल फर्म, और मल्टीनेशनल फर्म के एक ऑफिस तो होता नहीं है। हमारा आईसीए में पाकिस्तान के इतने सारे ऑफिस हैं। आईसीए में पाकिस्तान के कराची में जो हैं वो तीन है सर, तीन है। तीन है, नाजमाबाद, सोल्जर बाजार और यहाँ पे, और हैदराबाद में है, और कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। सर वो आपके पास डायरी आती है ना, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कुछ हमारे पास? हमारे पास कोई ऐसी डायरी है जिसमें लिखा होता है कहाँ का आईसीएमए के ऑफिस कहाँ कहाँ है? अच्छा, नहीं, जिस तरह गिफ्ट वगैरह मिलता है ना, डायरी पे भी लिखा होता है बैक एंड पे, वेबसाइट पे भी हो। अच्छा जी, तो जब आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करेंगे, उनके बहुत सारे ऑफिस होंगे। मल्टी, अगर आप फेसबुक के लिए काम करेंगे तो आप खुद सोचो उनके ऑफिस कहाँ कहाँ होंगे। तो हर ऑफिस का डाटा जो है वो जनरेट हो रहा होगा, और एक जगह पे उसकी वेयर हाउसिंग भी हो रही होगी। वालेकुम, अटेंडेंस प्लीज, जो आते जाए अटेंडेंस लगाते जाएं, ठीक है? अटेंडेंस जरूर लगाते जाएं, जो आते जाएं वो अटेंडेंस लगाते जाएं, क्योंकि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी 70%, तो आपको मॉड्यूल 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा। और मुझे पता है आप सब कोई सर्टिफिकेट के लिए तो कोई नहीं आया। सर्टिफिकेट नहीं आया कोई आप में से कोई? मैंने आज तक इतनी जगह पे डाटा साइंस ट्रेनिंग दी है, मुझे सर्टिफिकेट की कभी कुछ नहीं रहा। वो दे देते हैं वो अलग चीज़ है, मैं मांगता कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैटर ही नहीं करेगा। ये जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा लिया गया है एक सेंसर डिवाइस से, जो कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 30 लोगों के ऊपर। कितने लोगों के ऊपर? 30 लोगों। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। पहले तो आप जरा डाटा वन के अंदर उसका शेप देख लेंगे, उसके अंदर कितने रॉज एंड कितने कॉलम्स हैं। कितने रॉज एंड कितने कॉलम्स हैं? शेप का तो मतलब पता है ना आप लोगों को? शेप से आपको रॉज एंड कॉलम्स का पता चलेगा। तो भाई पहले डाटा में कितने रॉज एंड कितने कॉलम्स हैं? कितने रॉज एंड कितने कॉलम्स हैं पहले डाटा में? 563। अब मजा आएगा ना 563 कॉलम पे काम करने का। अब सलमान को भी मजा आएगा 563 कॉलम पे काम करने का, और मुजम्मिल को भी मजा आएगा 5 कॉलम पे काम करने का। और दो लोग ऐसे हैं जो छुपे हुए मुझसे। सोचें कौन दो लोग? कोई दो लोग ऐसे हैं जो आपके टीम मेंबर हैं और छुपे हुए हैं इस जगह पे। दिख गए ना आपको? है वो छुपे हुए। कोई बात नहीं, छुप जाए जितना भी, वैसे हमें तो नजर आ जाता है। दूसरे डेटा का शेप देखें आप, वो क्या है? वो भी 563 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि शायद डाटा जो है वो सिमिलर है, बस नंबर ऑफ रॉज जो है वो कम है। पहली बात तो ये हो गई। भाई 563 कॉलम से आपने करना है, 563 कॉलम का क्या मतलब है? कितनी डायमेंशन का डाटा है? 2 डायमेंशन। डायमेंशन 2 है, और डायमेंशन तो वो तो आपको नजर आ रही है, लेकिन हम वेरिएबल्स के हिसाब से जो ग्राफ बनाते हैं, तो कितने ग्राफ, कितने कितने डायमेंशन का ग्राफ बनेगा? भाई अगर आपके पास दो कॉलम होते हैं, दो कॉलम का ग्राफ बनाते हैं, तो कितनी डायमेंशन का ग्राफ बनता है? 2 डायमेंशन का, एक्स और वाई। इधर 561 डायमेंशन है, एक एक साइड की बात कर रहा हूं।
कितने कॉलम्स हैं भाई? अगर आप इन सबका ग्राफ बनाए तो कितनी डायमेंशन पे ग्राफ बनना चाहिए? 561 डायमेंशन पे ग्राफ बनना चाहिए। ओवरऑल डायमेंशन 2 है, और हर डायमेंशन के अंदर कितनी डायमेंशन है? हर डायमेंशन के अंदर कितनी डायमेंशन है? पहली डायमेंशन दो डायमेंशन है, पहली डायमेंशन के अंदर 2947 डायमेंशन है, और दूसरी डायमेंशन के अंदर 4 डायमेंशन के अंदर भी डायमेंशंस होती हैं। ये एक बिल्डिंग के अंदर ही बना हुआ है ना रूम, या यही एक बिल्डिंग है पूरी? ये बिल्डिंग के अंदर एक रूम बना हुआ है ना यार। ओवरऑल पूरी एक बिल्डिंग होती है ना, डायमेंशन के अंदर भी डायमेंशन होती है, ठीक है? तो अगर आपके पास दो वेरिएबल होते, यानी कि दो कॉलम होते, उन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते तो कितनी डायमेंशन में ग्राफ बनता? एक्स और वाई पे ही बनता। अभी आपके पास 563 डायमेंशन हैं डाटा की। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे बढ़ते रहें और आपको बता देंगे डाटा होता किस तरह। बिग डाटा का आप सबको ही बहुत ज्यादा शौक है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफिसेस होंगे, उनका डाटा अलग अलग होगा, तो क्या अलग अलग डाटा पे काम करेंगे या उन डाटा को कंबाइन करके काम करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होगी? अप्रोच बताएं। कंबाइन करके ना, ताकि एक ही एफर्ट लगे, कंबाइन एफर्ट लगे। तो पहले तो हमें डाटा को कंबाइन करना चाहिए। ये बात तो मुझे आपसे रिसीव हो गई कि डाटा को कंबाइन करना है। अब डाटा को कंबाइन करने के लिए वो लवाजमात क्या होंगे? आप लोग भी तो शादी में जाते हैं, तो शादी में जाने के कुछ लवाजमात होते हैं। अच्छे ड्रेसिंग करके जाते हैं, अच्छी फिटिंग करके जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, शूज पहन के जाते हैं, या वैसे ही जो घर के होली में होते हैं चले जाते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। अब मुझे बताएं, अगर आप दो कॉलम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या माइंड में आता है कि क्या क्या चीजें मैं देखूंगे, मैं सही कंबाइन कर लूंगा? कॉलम्स। यस, कॉलम हेडर्स। दोनों के कॉलम हेडर सेम होंगे तो हम कंबाइन कर लेंगे। तीसरा सवाल क्या आता है? आप देखें, हम तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरा एकेडमिया से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं उस एकेडमिया की तरह पढ़ा भी नहीं सकता, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि तीसरा सवाल ये है कि दोनों डाटा को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे, यानी कि एक डाटा उसके पैरेलल दूसरा डाटा, या एक डाटा को आप रखेंगे और उसके नीचे यानी कि वर्टिकल कंबाइन करेंगे? अपेंड करेंगे। वर्टिकल। वर्टिकल का एक्सेस क्या होता है? सब पता है आप लोग। फिर आप लोग ही कहते हैं आप लोगों को डाटा साइंस नहीं आती। सारा कुछ आप लोगों को पता है, बस बात यह है कि हिम्मत पैदा कर लें भाई। सब पता है आप लोगों को, काम करने का तरीका अगर आ जाए ना तो आप लोग बहुत अच्छा काम करें। आपको सब पता है कि वर्टिकल मूवमेंट का एक्सेस 0 होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का एक्सेस 1 होता है, सारी चीजें आपको पता है। कुछ पूछना है? तो जब हम, अभी आपने कहा कि आपको वर्टिकली एक डाटा के नीचे दूसरा डाटा को ज्वाइन करना है, तो उसका एक्सेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं दो डाटा को कंबाइन कर रहा हूं, मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं कंबाइन के नाम से। वेरिएबल सही बनाया है? वेरिएबल सही बनाया है? हाँ। हमारे पास पेंडास के अंदर एक मेथड होता है pd.concat का। कॉन्कैट का मतलब है कॉन्कैटिनेशन करना। क्या मतलब होता है? जोड़ना, ऐड करना, कॉन्कैट करना। तो हमारे पास पेंडास के अंदर एक मेथड होता है कॉन्कैटिनेट। मेथड को हम हमेशा ब्रैकेट, मेथड के आगे क्या आता है? ब्रैकेट आता है। हमें कितने डाटा को ज्वाइन करना है? 2। अगर आपके पास मल्टीपल चीज हो तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? कैसे देते हैं? लिस्ट बना में। लिस्ट में। ये होना चाहिए आपके टिप्स पे। फौरन बताएं कि मल्टीपल डाटा, अच्छा लिस्ट में जाएगा ये, ऐसे कॉमा लगा के नहीं जा सकता। तो आप लिस्ट में देंगे। अब आपकी मर्जी है डाटा 1 पहले रखें या डाटा 2 पहले रखें। अगर मैं डाटा 1 पहले रखूंगा तो ऊपर क्या आएगा? टॉप पे डाटा 1 का डाटा आएगा। अगर मैं डाटा 2 नीचे रख रहा हूं तो फिर वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो इट्स योर चॉइस कि आप पहले टॉप पे, जो पहले वैल्यू देंगे वो पहले आ जाएगा। किस एक्सेस पे सॉरी इसको सर, कॉन्टैक्ट करना था? 0 पे। सॉरी मैं फॉलो जी जी नहीं कर बोलिए। सकता। आई जस्ट डोंट नो कि आपने एकदम से जो चू कर दिया और स्क्रीन में चू कर दिया। मैं वो तो मेरे कुछ इश्यूज आ रहे थे ये लैपटॉप के उसमें, तो वो काइंडली जरा सब प्लीज बिल्कुल अगर मैं रिपीट रिपीट करो, करवा देता हूँ, बहुत कोई इशू नहीं है, नाइस। कोई इशू नहीं है। हमने पहले पेंडास इंपोर्ट करवाया, क्योंकि पेंडास के थ्रू हम अपने डाटा सेट को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं। फिर क्योंकि मैंने आप लोगों को दो डाटा सेट सर दिए थे, तो सर मैंने दो सर डाटा एक सेट के दो वेरिएबल बना लिए। जी छोटा सा एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी हमने सर पूछे। लास्ट जो है हमने इंपोर्ट पेंडास के अलावा एक जगह पे आके हमने इंपोर्ट नमपाई किया था एज एनपी। तो जी जी वो कौन सा मौका होता है? इंपोर्ट पेंडास तो हम हर दफा लग रहा है कि करेंगे, तो इंपोर्ट नमपाई जो है वो कौन से मौके पे करेंगे सर? मैं आपको ना ऐसा ऐसा जब हमारी यूटिलाइजेशन होगी ना, देखें
हर लाइब्रेरी के अपने मेथड्स होते हैं, तो मैं हमेशा लाइब्रेरीज जब यूज करता हूँ जब उसकी जरूरत हो। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने numpy क्यों यूज किया था, क्यों यूज किया था भाई numpy? ग्राफ की वजह से उससे हाँ, ग्राफ के लिए कुछ किया होगा हमने, वो एक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडिशन थी, अभी आप उसको यानी सी बॉर्म न्यूमेरिकल था वो। वैल्यूज के लिए, किसके लिए किया था? न्यूमेरिकल वैल्यूज के फंक्शन को काउंट करने मैटप्लॉटलिब सी बॉर्म थी वो। बस ठीक है, जो भी हमने किया था मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं देखूंगा तो याद आएगा। लेकिन अभी वो मैंने एक एक्स्ट्रा मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी, अभी फिलहाल उसको छोड़ दें आप। फिर मैंने ठीक अभी है डाटा सर। को रीड करवाया, दोनों डाटा को अलग अलग वेरिएबल में सेव करवाया, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग डाटा है। मैंने दोनों डाटा का शेप चेक किया, इसका 2 डायमेंशन डाटा। पहली डायमेंशन में जो हमारे पास रॉज है वो 7352 है और 563 कॉलम है। डाटा 2 में 2947 रॉज है और 563 कॉलम है। मैंने आपको बताया कि अगर आप मल्टीनेशनल फर्म के लिए काम कर रहे होंगे तो इससे भी खतरनाक सिनेरियो आएंगे। हो सकता है आपके 10-12 रीजनल ऑफिसेस हों, उसको लेके आपने काम करना है, तो आपको डाटा को कंबाइन करके एक वन टाइम एफर्ट देनी है ना। ये नहीं हो सकता कि पहले आप एक डाटा पे एफर्ट लगाएं और फिर आप दूसरे डाटा पे एफर्ट लगाएं, तो ये सही तरीका नहीं है। और आपको इसके थ्रू जो है वो काम करना आपका आसान हो जाता है। तो एक हमें सवाल था अगर इधर, डाटा को कम कुछ बोल रहे सर हैं? एक सवाल था, एक जी सवाल जी था सर बोलें, इधर। जी बोलें। सर रिजवान बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने कॉन्कैटिनेट किया डेटा 1 और डेटा 2 को, तो जी यहाँ पे हमें दोनों कॉलम की हेडिंग्स को एक दफा चेक नहीं करना चाहिए कि क्या वो बिल्कुल दोनों कॉलम बिल्कुल। हेडिंग सेम है क्या अलग अलग है? जी मैंने जब भी तो इसको रन नहीं किया, मैं अभी रन करने से पहले सवाल रखता ना ये सारे, मैं रखूंगा भी। हमारे पास जो डाटा वन का शेप है वो, उसमें से सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के कॉलम्स बराबर है, दोनों के कॉलम बराबर है और नंबर ऑफ रॉज जो है वो दोनों की अलग अलग है। अच्छा, अभी एक सवाल भी आया जो कि मेरे माइंड में भी था, क्या 563 कॉलम दोनों में सेम है तो क्या दोनों की लेबलिंग सेम है क्या? नहीं जरूरी नहीं है। ये किसी नहीं ने जरूरी सोचा? नहीं है, बिल्कुल भी जी ये नहीं, किसी हम ने सोचा? नहीं जरूरी नहीं है। होनी चाहिए तो जब भी तो होगा, हो सकता है उसमें 563 कॉलम कुछ और हो और इसमें 563 कॉलम कुछ और हो, फिर तो आप काम नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं कि इसको कैसे डील कर सकते हैं दोनों कॉलम्स को चेक करने के लिए। पहले तो बताएं, पहले कॉलम्स का नाम, पहले डेटा से कॉलम का नाम कैसे निकाल सकता हूं और दूसरे कॉलम से कॉलम का नाम कैसे निकाल सकता हूं? कॉलम्स, पहले मेरी बात का जवाब दें, कॉलम्स का नाम कैसे निकाल सकता हूं? सिंपल बात। हेडर सर। कॉलम का नाम निकलता है मेरे दोस्तों डेटा वन डॉट कॉलम्स, ठीक है। इस तरीके से डेटा वन के कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। अगर मुझे डेटा टू के कॉलम्स के नाम निकालने, वो कैसे निकालूंगा? डेटा टू के कॉलम्स के नाम कैसे निकालूंगा? डॉट कॉलम्स, लेटर दो। क्योंकि हमारे पास डाटा फ्रेम में एक मेथड होता है डॉट कॉलम्स का, वो आपको कॉलम्स के नाम रिटर्न कर देता है। अब मुझे बताएं देख के कि इन दोनों के नाम सिमिलर हैं या नहीं है, देख के बताएं जी। सर अगर थोड़े होते तो कैसे फिर तो सिमिलर है आसानी भाई? थी। अगर 8-10 कैसे नहीं, सिमिलर कॉलम है? होते तो आसानी थी, लेकिन नहीं जो वकास साहब 563 जी, सर सब ऑनलाइन, हम एक ये मिनट में अभी मैं ऑन साइट से निपट लूं। भाई कैसे सिमिलर हैं, कैसे सेम है, आपको कैसे पता चल गया? हाँ, ऊपर भी पांच 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 ही नजर आ रहे हैं, 561 कॉलम है, बीच में तो कॉलम नजर ही नहीं आ रहे, इलिप्सिस नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने माशाल्लाह से कह दिया। सर ये नहीं, मैच एवरेज करने का डाटा है कोई ही होगा, कॉलम्स के दोनों डेटा के कॉलम्स को नहीं, मैच एवरेज करने का डाटा कोई है होगा नहीं, ये तो मेथड हमारे पास? 4-5 कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं और नीचे भी 4-5 कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। हवा में फायर नहीं करना आपने। सर हमें किसी मेथड से कॉलम को मैच करना पड़ेगा दोनों बिल्कुल के भाई, मैच हो। कुछ तरीका होना चाहिए जिससे करे, एक भी 19-20 हो गया ना, देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाई कैपिटल है, दूसरे वाले डाटा में वाई स्मॉल हो गया, तो बस फिर क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। रैंगलिंग समझते हैं ना, डाटा रैंगलिंग किसे कहते हैं? तो कभी भी डाटा साइंस में डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं? जिसका ये गैस करना, हवा में फायर कर देना, दैट्स ऑल। हम लोग करते हैं ना शादियों में फायर, पता नहीं वो बुलेट किसको जाके लगती है। भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, ये दिमाग से निकाल दें, डाटा ड्रिवन ही काम होगा हमारा। आप ये बोलें कि सर मैंने इस तरीके से फाइंड आउट किया है कि इसके सारे के सारे कॉलम सेम है, और कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। दोनों कॉलम्स के नाम निकाल लिए, इनको कंपेयर करवा लें। कंपेयर करवाने का क्या तरीका होता है भाई? डबल इक्वल्स टू सिंपल डाटा टू डॉट कॉलम। अभी तो आप लोगों ने कर लिया, अभी आप लोगों का जो अगली मरतबा डाटा करवाऊंगा उसमें 3500 कॉलम्स होंगे।
फिर आप मुझे बताना है एवरेज आउट करके। टेक्निकली हम लोग जाएंगे, हम लोग क्या जाएंगे, टेक्निकली जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, कॉलम वाइज ट्रू 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 या ट्रू फॉल्स कुछ करके आ रहा होगा। ये देखें आप, ये बहुत, मुझे कैसे पता चलेगा ये सारे ट्रू हैं? सम कर सकते हैं, मैं नीचे स्टेप पे जाके सम करता हूँ। इसका आंसर तो ट्रू फॉल्स में आ रहा है, अब आई डोंट नो कितने ट्रू है कितने फॉल्स हैं। मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि मैं एक एक कर को आई बॉल मूवमेंट करते करते देखूं, मुझे क्विक मेथड देखना है। अब जाहिर बात है इतनी बड़ी स्क्रीन है, मैं वो भी उसने देखें स्क्रीन को भी जो है ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे भी मुझे मूव करना पड़ेगा। तो इसका आसान हल क्या है, क्या ट्रू फॉल्स सम नहीं हो सकते? तो इतना देखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। नीचे करता हूं, इसको ब्रैकेट में रखें, इसका आंसर मुझे पता है बूलियन में आएगा। इसको आप सम कर लें सिंपली, सम क्या आना चाहिए, 563। अगर ट्रू है तो 563 आंसर आएगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी फॉल्स आ गया तो वो एक मिस हो जाएगा ना। फॉल्स का मतलब 0 होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है। तो ये देखिए 5, इसका मतलब है हमारे पास दोनों डाटा के कॉलम जो हैं सेम है। क्या अब हम कंबाइन कर सकते हैं जी? नेट से क्या ताल्लुक है यार हमारा, मैं समझता हूँ इन सब चीजों का, लेकिन आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। भाई यूएसबी पे दे दें यार, कोई निकाल के साथियों का साथ दें, 2-4 यूएसबी लेकर आया करें, बांट दिया करें। और नीचे कर दूं थोड़ा सा, देखें अगर मैं आप लोगों की सारी बात मानता रहा ना, हमारा क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो आप लोग ना एक तो जल्दी आया करें और कोशिश करा करें जल्दी जल्दी एडजस्ट करें जी। नीचे करूं थोड़ा, और इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे कहना सर जी जी सर एक सवाल ये था कि जो हमने यहाँ पे कॉन्कैट यूज किया हुआ है, ये जी जी। नॉर्मली बाकी जगहों के ऊपर कॉन्कैटिनेट यूज होता है कॉलम्स के लिए, तो यहाँ हम रॉज को ऐड करें तो क्या ये दोनों जगहों पे यही यूज होगा, लाइक कॉलम्स ऐड हम करने की एक्सेस बताते हैं सर, अगर हमें रॉज वाइज कॉन्कैट करना हो तो एक्सेस 0 होता है, अगर हमें कॉलम वाइज कॉन्कैट करना हो तो हम एक्सेस 1 यूज करते एक्सेस हैं, 1 कर वहां पे दें। हम एक्सेस यूज करते हैं जी। ठीक। अगर कहीं फॉल्स आता तो फिर मैं उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। अगर हेडिंग में कुछ भी थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया, जैसे आप अपर एंड लोअर केस की बात कर रहे हैं, तो वो फॉल्स ही दिखाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बता देता हूँ कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, आंसर इज फॉल्स। अगर मैं इसको रन करूं तो आंसर इज फॉल्स, ऑल्दो कि हमारे नजदीक सेम है कंप्यूटर के नजदीक, तो आपका आंसर ही फॉल्स आएगा। यू गो इनटू द इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको डाटा साइंस में साइंस का वर्ड बताया हुआ है, इसका रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, वो आपको करना पड़ेगा, वरना डाटा साइंस मुश्किल हो जाएगी आपको। अच्छा जी सर, तो ये भी बता रहा है कि आपकी जो सीक्वेंस ऑफ हेडर्स है वो भी सेम है। जी, उसमें एक एक चीज सेम है, एक एक वाई जेड डॉट कुछ भी जो आ रहा है वो सेम है। अच्छा एनीवे, नाउ वी कैन थ्रू टू द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द डाटा। अब हमें, मैंने आपसे कहा था कि हमें वर्टिकली डाटा को कॉन्कैट करना है। इसका क्या मतलब है कि पहले एक डाटा आएगा, उसके नीचे एक डाटा आएगा। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम भी तो आ गई है, वो ये कि अगर कभी, अभी तो चले सेम है, अगर आपको ये चेक करना हो कि क्या सारे कॉलम्स उसके बराबर है, ठीक है, ये भी आपको यहां से तो आपने चेक कर लिया, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि कॉलम के नाम तो सेम हो लेकिन कॉलम की अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है। एग्री करते नहीं करते? बिल्कुल हो सकता हमें है। सब सिनेरियो के साथ जाना है। वो तो देगा, वो तो मैं कह रहा हूं ना, फॉल्स देगा। अगर आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करके ये फाइंड आउट करते हैं भाई नाम तो सेम है, लेकिन जो है क्या कहते हैं इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे, फिर क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। लेकिन pd डॉट कॉन्कैट में ये करने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉन्कैटिनेट करते हैं वो खुद ही कॉलम वाइज, क्योंकि उसको पता है ना कि किसके साथ करना है। तो हमारे पास ये इतना अच्छा तरीका है pd डॉट कॉन्कैट का, अगर आपको पता है कि नाम सेम है तो और अरेंजमेंट आगे पीछे है, तो आपको किसी डाउट में आने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद उसी हेडर्स को, लेकिन सीक्वेंस इसकी बरकरार रखेगा। सीक्वेंस उसकी बरकरार रखेगा जो आपने पहला डाटा दिया है, उसकी सीक्वेंस में तमाम नीचे नीचे वाले डाटा की सीक्वेंस कर देगा जी।
इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना मेरे दोस्त, मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हम आएंगे तो पता चलेगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लें, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये समझ लें कि अगर आपके पास कॉलम की अरेंजमेंट अलग अलग है लेकिन कॉलम के नाम सेम है, अरेंजमेंट्स है, तो pd.concat भी अरेंजमेंट आपको करके दे देगा। आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरेंजमेंट किसके हिसाब से होगी? पहले वाले डाटा के साथ। जो पहले डाटा आएगा उसके कॉलम के हिसाब से आपका आएगा। एक्सेस जीरो का क्या मतलब है? हाँ, आप वर्टिकली अरेंजमेंट कर रहे हैं। रॉ का मूवमेंट ये होता है जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं, और कॉलम मूवमेंट ऐसी होती है जैसे आप कॉरिडोर में मूव कर रहे होते हैं सेम होराइजन में। तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे बताएं कि इसका अगर मैं शेप चेक करूंगा तो कितनी रॉज आएंगी? कॉलम तो 563 आएंगे, रॉज कितनी आएंगे मेरे दोस्त? सर वो 27 और वो अब दोनों तो प्लस बता दें देखकर। 7352 और 2947 प्लस हो जाएगा। अबाउट 10,000 10299 बिल 10299 10,300 ऑलमोस्ट। 299 का मतलब तो यही होता है 2,300। 10299 10,300 का ऑलमोस्ट डाटा है हमारे पास विद द 563 कॉलम्स। क्या कॉलम इंक्रीज हुए? कंबाइन करेंगे, इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्ली कॉन्कैटिनेटेड, और ये हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेट हुआ क्योंकि नंबर ऑफ रॉज इंक्रीज हुई हैं, कॉलम इंक्रीज नहीं हुए। हमारे पास एक मेथड था इन्फो का, याद है आप सबको इन्फो का मेथड? अच्छा, आप में से कौन डाटा साइंस को सीरियसली टाइम देता है? मतलब ये ऑनेस्टली बताना है आप लोगों ने, ऑनेस्टली बताने के आप लोग सीरियस देखें। अगर आप ऑनेस्टली नहीं बताएंगे तो एक्चुअली आप लोग अपने साथ ही अनजस्टिफाई हो जाएंगे। अगर आप सीरियसली टाइम नहीं दे रहे तो मैं आपको सिर्फ उन लोगों को ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ जो सीरियसली टाइम नहीं दे रहे, आने वाला वक्त डाटा साइंस में बहुत मुश्किल होने वाला। आपके इस मैं एसी के कोशिश रूम कर से रहा हूँ पसीने ना लेकिन निकले तो मेरा नाम मत लीजिए इस एयर कंडीशन में। और मैं इनसे कह भी दूंगा ऐसे वालों को चिल्ड कर दें, उसमें भी आपके पसीने निकलेंगे। तो प्लीज डाटा साइंस को ऐसे ही लें जैसे आप जॉब पे जाते हैं, रेगुलर जाते हैं ना जॉब पे। हाँ, ये है कि 9 to 6 ना करें आप। जैसे जॉब में आप जाते हैं 9 to 6, भाई एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे तो कोशिश तो करें आप। ऑन एवरेज 7 डेज में 2 से 2.5 घंटे का क्या मतलब होगा? अगर 2 घंटे भी हो गए तो 14 घंटे ही बनते हैं यार। 14 घंटे अगर आप दे दें हफ्ते में, इज गुड है ना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इट वोंट डिसअपॉइंट यू। आपकी हर तालीम ने आपको डिसअपॉइंट किया है, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन भी आप में से बहुत सौ से ऊपर ही होगी, क्योंकि आप लोग मुझसे कुछ छोटे भी हैं। तो तालीम आपको डिसअपॉइंट कर देती है, डाटा साइंस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी खैर अल्लाह ताला के आप। अच्छा, अगर मैं कंबाइंड और इन्फो करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा मेरे दोस्तों? टोटल डाटा की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फो में क्या आएगा मेरे पास? सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? नदीम। मेरे लिए 2 लंच बॉक्स बनाया, एक लंच बॉक्स के पेमेंट मैं करूंगा। क्यों नहीं मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आज एनर्जी बहुत लगने वाली है, इन लोगों को बताने के लिए भी कह रहा हूँ। भाई आप लोगों पर इतनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ कि एक लंच तो मुझे आईसीएम में देता है, दूसरा लंच मैं अपने पैसों से मंगवा रहा हूँ। अब देखिए मैं भी पैसे खर्च कर रहा हूँ, समझ रहे ना बात? तो आप लोगों ने मेहनत भी ऐसे करनी है, जब भी तो मैंने इनके सामने बोला, वरना छुप के बोल देता मैं अकेले भाई एक 2 लंच बॉक्स मंगवा। इन्फो करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। पहले बता रहा है कि ये पेंडास का डाटा फ्रेम है, दूसरा बता रहा है कि इसमें कोई 10,299 एंट्रीज हैं, तीसरा बता रहा है कि इसमें 563 कॉलम है। लेकिन इस बार इसने कॉलम्स के नाम आपको अलग अलग नहीं बताए, क्योंकि ये जगह भी सेव करता है, स्मार्ट है। लेकिन बता रहा है कि आपके पास जो 561 कॉलम है उनकी डाटा टाइप फ्लोट है। उसमें तो एक जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और एक जो है उसकी डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। तो टोटल कितने बने? 561 + 2। एक चीज आपने गौर नहीं करी, यहाँ पे इंडेक्स बता रहा है 0 से 2946। भाई जब एंट्री 10,299 है तो इंडेक्स 0 से लेकर 2946 कैसे हो सकते हैं? आप लोगों ने गौर नहीं किया। मुझे ये बताएं कि जो डाटा 2 था उसके इंडेक्स कहां तक होंगे? 0 से लेकर 2946 तक। तो आपने डाटा 1 के नीचे डाटा 1 को कॉन्कैट करवाया है, तो इस वजह से बता रहा है कि जो आखिरी इंडेक्स आ रहा है वो 2946 है। लेकिन अगर आप उसकी सीक्वेंस देखें तो क्या आना चाहिए था उसका इंडेक्स? 10298 10298। इसका मतलब है कॉन्कैट तो हो गया, लेकिन इंडेक्स जो है वो पुराने वाले ही है। इसका मतलब है पहले हुआ होगा 0 से लेके 7300 समथिंग, फिर उसके नीचे दोबारा 0 से शुरू हुआ होगा और होगा 2946।
4 6 तक, तो ये दिखा रहा है। क्या करना चाहिए? इंडेक्स को इंडेक्स रीसेट करना चाहिए। तो हमारे पास एक मेथड भी होता है डाटा फ्रेम के अंदर, कंबाइन डॉट रीसेट इंडेक्स। और रीसेट इंडेक्स में अभी सिर्फ मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। ऑपरेशन क्यों कह रहा हूं? ये क्यों नहीं कह रहा कि अपडेट भी हो रहा है? अपडेट कैसे होता है? इक्वल शो पे कहीं पे जाके आप करते जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो अभी सिर्फ मैं आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके बता देंगे ऑपरेशन। ये तो इंडेक्स उसने अपडेट कर दिए, लेकिन देखें साथ साथ उसने पुराने वाले इंडेक्स को एज अ कॉलम बना दिया। क्या हमें पुराने वाले इंडेक्स के की जरूरत है? तो हमारे पास एक मेथड होता है ड्रॉप का। ड्रॉप क्या करता है? पुराने वाले इंडेक्स को कॉलम बनाने से ड्रॉप करवा देते। अदरवाइज देखें इंडेक्स, जो पुराना इंडेक्स है वो कॉलम एज अ कॉलम आ रहा है। तो अगर आप ड्रॉप ट्रू कर देंगे तो अब क्या होगा? अभी भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, क्या आप सही है? अब सही है आप लोगों के पास डाटा? जी अब बिल्कुल डाटा सही। सही है। अब आपको क्या करना चाहिए? अपने कंबाइन के कॉलम को, कंबाइन के डाटा फ्रेम को अपडेट करना चाहिए। अपडेट करने का क्या तरीका है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक और भी तो बताया था, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सबसे पहले तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके देख लिया करें, अगर वो ना चले तो फिर आप असाइनमेंट कर लिया करें, तो ये चल जाएगा। ओ इस वर्क। अब अगर मैं आपको इन्फो करके बताऊं दोबारा ये वाला काम जो मैंने ऊपर किया था, सर अब ये आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू की यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ गई? ये क्या शो कर रहा है सर? सर ये शो कर रहा है जैसे आप ये करते, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, लेकिन चलें मैं इधर भी आपको बता दें। सर ये शो कर रहा है जैसे आप यहाँ पे ये लिखते हैं कंबाइन इज इक्वल टू, कंबाइन इज इक्वल टू, यानी कि आप इस कंबाइन को अपडेट कर रहे हैं इस ऑपरेशन से। तो इन प्लेस का मतलब यही होता है जो मैंने ऊपर लिखा, इसको कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ आपको ठीक है, समझाने के लिए याद बताया आ है गया। कि आप ये चीज करें या आप इन प्लेस टू करें, दोनों की बात यही है कि आप ओरिजिनल डाटा को अपडेट कर रहे हैं एक्चुअली। सर सही है, आगे बढ़े। जी याद आ गया, थैंक्स। अच्छा, अब मेरे पास इंडेक्स कहां से कहां तक शो होगा? अब मेरे पास इंडेक्स कहां से कहां तक शो होगा? देखें 0 से लेके 10298 तक। सिंपल जी, क्या सवाल पूछ रहे थे? जी ये आ रहा है ना शिफ्ट टैब दबा के? अभी मैंने शिफ्ट टैब ही दबाया, ये ड्रॉप आ रहा है। ड्रॉप बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मैंने इसको ट्रू कर दिया। मैंने ड्रॉप ना लिखें आप, बस कहीं पे भी खड़े होके इसके अंदर लिखें, शिफ्ट एंड टैब दबा दें। अब देखें मैंने बीच में शिफ्ट एंड टैब दबाया है, समझ रहे बात को? एनीवे अगर नहीं भी चल रहा तो कोई बात नहीं, सिस्टम कभी लोड ज्यादा ले रहा होता है तो वो नहीं दिखाता या टाइम लेता है। अब हमारा डाटा भी हो गया सही, ठीक ठाक। अच्छा मैं आपको इस डाटा की थोड़ी कहानी बता दूं। भाई मेरे दोस्तों, बातें नहीं, मेरी बात सुन लें, मेरी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग बात करें तो इतनी आवाज में करें कि सिर्फ आप उसी को बता सकें जिसको आप बता रहे हैं, ना कि आप पूरी क्लास को बताएं। अच्छा मेरे दोस्तों, ये डाटा है क्या? समझ लें। अब डाटा, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये क्या किया गया था? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में एक डिवाइस थी जो कि ह्यूमन की वेस्ट के साथ, जैसे आप बेल्ट पहनते हैं, उस वेस्ट के साथ एसोसिएट की गई उस डिवाइस को। चाहे वो मोबाइल के अंदर उसकी ऐप बना के उसको इंस्टॉल किया गया हो, या सेंसर लगा के, या जो भी। जैसे हम रिस्ट में भी अगर आप देखें तो आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपका यहाँ पे मोबाइल लगा हुआ होता है, ठीक है ना? अगर आप पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, आप अपना कार्डियो चेक कर रहे होते हैं, तो आप उसको ऑन करके यहाँ पे रिस्ट बैंड बांध लेते हैं, जो आपके यहाँ पे, जिसमें आपके कार्डियो वगैरह रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये 30 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, 30 वॉलंटियर्स के ऊपर, 30 वॉलंटियर के ऊपर किया गया। उनके ऊपर एक डिवाइस को जो है वो उनकी वेस्ट के साथ क्या कहते हैं, एसोसिएट किया गया। फिर उनसे मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई गई। हमारे पास एक, अब मैं बताता हूँ वो एक्टिविटीज क्या करवाएंगे, इधर देखें। एक हमारे पास एक कॉलम है, अब तो मेरे पास सिर्फ कंबाइन का डाटा है, कंबाइन में कॉलम, उसका नाम है एक्टिविटी। मैं ये देखना चाहता हूं इसमें कितनी एक्टिविटीज करवाई गई, कैसे देखूं? यूनिक करके, कितनी एक्टिविटीज करवाई गई कैसे देखूं? डॉट यूनिक करके, कंबाइंड, सॉरी जी। अब बताएं कितनी एक्टिविटीज करवाई गई हैं? स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग, वॉकिंग, वॉकिंग डाउनस्टेयर्स एंड वॉकिंग अपस्टेयर्स। कितनी एक्टिविटीज करवाई गई? 6 एक्टिविटीज करवाई गई। और हमारे पास लोग कितने थे? जितने जितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ उसका भी कॉलम है हमारे पास एक, उसका नाम है सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट का मतलब है जिस पे अप्लाई हो रहा है वही सब्जेक्ट है ना। वैल्यू काउंट करके बताता हूँ आपको। वैल्यू काउंट्स सब्जेक्ट की स्पेलिंग एस स्मॉल है शायद। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है ये सॉर्ट नहीं हुए हुए हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहले मैं चाहता हूँ कि 1 पर आए फिर 2 आए। इसको पहले बताएं ये वाली साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड यार वाह, वैल्यूज। पता है आप लोगों को कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वैसे मुझे एक तो कंपनी से ऑफर भी हुई है, आपके साथ शेयर करता हूँ। चले शेयर करता हूँ कुछ। जी दोबारा कुछ बोल रहे हैं? क्वेश्चन सर। जी जी बोलें, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, आपका इंटरनेट शायद सही नहीं है, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे हमारे पास जितने लोग बैठे हैं वो बता देंगे। व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप वॉइस भेज दें तो हमारे जो लोग मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक सुन के मुझे बता देगा कि आपका सवाल क्या है, तो फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत ज्यादा। अगर मैंने सॉर्ट इंडेक्स किया तो बताएं कितने सब्जेक्ट में कितने लोग आ रहे हैं? 30, तो यानी कि 30 वॉलंटियर्स थे। 30 वॉलंटियर्स पे पहला जो बंदा था या बंदी थी उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट 347 मरतबा किया गया। दायरा बात है उसमें से वो इनमें से कोई 6 एक्टिविटी हर मरतबा कर रहा होगा, स्टैंडिंग, वॉकिंग, वॉकिंग डाउन स्टेयर, वॉकिंग अप स्टेयर, लेइंग, सिटिंग एंड सो ऑन। तो 30 वॉलंटियर्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये डाटा अवेलेबल नहीं था पहले से, ये डाटा कैप्चर किया गया। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो जब इन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो इन पे जो डिवाइस लगी थी उसकी तो रीडिंग आ रही थी, लेकिन ये बताना कि ये क्या कर रहे हैं उसके लिए लेबलिंग मैन्युअली की गई। रीडिंग पे आने पे लिखा गया कि भाई वॉकिंग डाउनस्टेयर, क्योंकि ये डाटा है इस सेंसर के अंदर एक्सेलरोमीटर और गायरोस्कोप लगा हुआ था। एक्सेलरोमीटर आपकी एक्सेलरेशन को बताता है जबकि गायरोमीटर आपकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा था। एनीवे इस साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, बस बात ये बता रहा हूँ कि दोनों ही आपकी मूवमेंट, अब जाहिर बात है मैं बैठा हुआ, बैठ के जब मैं खड़ा हूंगा तो एक एक्सेलरेशन तो जनरेट होगी ना, तो ये उसका डाटा है। उसके अगेंस्ट ये वाला डाटा तो उनको मिल रहा था, लेकिन उनको ये एक्टिविटी नहीं मिल रही थी। उन्होंने खुद ब खुद लेबल किया वीडियो के थ्रू। किसके थ्रू किया? वीडियो बन रही थी, रिकॉर्डिंग आ रही थी, उसके थ्रू वो लेबल भी करते। तो हमेशा आपको डाटा अवेलेबल नहीं होगा जब आप मार्केट में काम करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन किस तरह होती है? मिसाल के तौर पे मुझे एक ऐसा मॉडल बनाने को दिया गया जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो पहले मैं वो डाटा कलेक्ट करूंगा, उसको लेबल भी करूंगा मैन्युअली। हर चीज आपको पकी पकाई नहीं मिलेगी, या आप किसी से वकास साहब, करवाएंगे। जाहिर सॉरी, बात है आप किसी को बोल के अपने किसी जूनियर से, कोई बच्चा होगा जो आपके साथ काम कर रहा होगा, उससे कहेंगे ना भाई इस पे लेबलिंग करो, सही करना ये वो। जी कोई कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, आप ये कह रहे हैं मतलब इनकी वीडियोस देख के एक्टिविटी आइडेंटिफाई की गई, फिर इनको लेबलिंग की गई, इस तरह हुआ जी है? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। फिर जाके ये CSV फाइल आपको मिली है। अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है डाटा एक्विजिशन का, लेकिन डाटा एक्विजिशन का तरीका बता रहा हूँ कि उनके पास रीडिंग आती गई, उस रीडिंग के अगेंस्ट वो लेबल करते गए लेइंग। फिर एक रीडिंग आई, उसके अगेंस्ट उन्होंने किया वॉकिंग डाउन स्टेयर्स। एक रीडिंग आई, एक रीडिंग का मतलब है 560 नहीं, 560 नहीं, एक्टिविटी और सब्जेक्ट का कॉलम हटा देना। सब्जेक्ट का मतलब है वो बंदे, एक्टिविटी तो आपने लेबलिंग। 561 रीडिंग आ रही थी। हर हर एक्टिविटी पे कितनी रीडिंग्स आ रही थी? 561। और 561 पे उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट 1 का डाटा, तो वहां पे 1 लिख दिया होगा। 562 हुआ और एक्टिविटी 563 हो गया। तो एक्चुअली आपके पास रीडिंग कितनी आ रही थी? 561 की। उसके अगेंस्ट उन्होंने लेबलिंग की है मैन्युअली, और अब जाके आपका डाटा बना। अब जाके आप मॉडल्स भी बना सकते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो हर काम इतना आसान नहीं होता। आप लोग तो पता नहीं बुक पढ़ पढ़ के वैसे ही मशीन लर्निंग इंजीनियर और वो इंजीनियर। मैं हर किसी के उस पर देखता हूँ, वो कहता है मैं डाटा साइंटिस्ट। फिर मैं कहता हूँ लेट मी कॉल यू। फिर मैं कॉल करता हूँ, उसके बाद वो कहते हैं एक मुझे अभी रिसेंटली एक लड़के ने कहा, वो पता नहीं पिंडी का था, उसने कहा सर आई एम 70% डाटा साइंटिस्ट। मैंने कहा दिस मीन यू आर 30% अवे फ्रॉम द कंप्लीट डाटा साइंटिस्ट। फिर उसने कहा नो नो सर आई मीन आई एम इंटरमीडिएट डाटा साइंटिस्ट। मैंने कहा लेट मी कॉल यू। उसके बाद उसने कहा सर सर ओके आई अंडरस्टैंड। फिर कुछ नहीं बोला उसका। भाई आप डाटा साइंटिस्ट 15 साल में भी नहीं बन सकते, इतनी चीजें तेजी से ट्रांसफॉर्म हो। यस, आप वक्त के साथ साथ चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। मैं कंप्लीट डाटा साइंटिस्ट नहीं हूं, तो आप कैसे कंप्लीट डाटा साइंटिस्ट हो? एनीवे, अच्छा जी, एक्टिविटी सब्जेक्ट का कॉलम तो लोगों का नाम है, एक्टिविटी आपकी वो है क्या कहते हैं जो एक्शन परफॉर्म हुए, ठीक है।
अब हमें इसमें काम क्या करना है? हमें इसमें काम ये करना है, सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझना। अब आप कहेंगे सर चौथी पांचवी क्लास है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए। पढ़ाता है कोई इतनी जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हम पढ़ाते हैं इसमें ऐसा है कि हम आप पे बिलीव करते हैं। हम पढ़ाते हैं कि हम आप पे बिलीव करते हैं, वरना तो अगर मैं आपको साल के आखिर में पढ़ाऊं तो आप लोग कभी मार्केट में नहीं होंगे। मुझे पता है मार्केट में क्या क्या गेम चलते हैं। एनीवे, पहले तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ लें। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास कोई बुक तो है नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। अच्छा, मार्क डाउन मोड वो मोड होता है जिसमें आप अपनी पूरी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल, अच्छा आप ये नहीं समझेगा मैं आपको नोट्स बना के दूंगा, मैं आपको बहुत छोटा छोटा बनाऊंगा। पहले क्या होता था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की बात नहीं है, 1950s की बात है। उस वक्त से चल रहे हैं, 2-3 विंटर आके चले भी गए, फेलियर हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्सेस मिली, उसकी स्टोरी बताता हूं कैसे। पहले ये होता था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इनपुट देते थे, उसके मॉडल को, फिर रूल्स डिफाइन करते थे। क्या डिफाइन करते थे? रूल्स। तो वो आउटपुट निकाल के दे देता था। क्या निकाल के दे देता था? आउटपुट। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते थे क्लासिकल एआई। क्या कहते थे हम लोग? क्लासिकल एआई, जो आजकल हम लोग इफ एंड एल्स को कहते हैं। इफ एंड एल्स कंडीशन है ना, इफ एंड एल्स, जैसे द क्लासिकल एआई। ये जमाना गया, फेलियर हो गया था। क्यों फेलियर हुआ था वो बताता हूं। क्या आप जब एक इनपुट देंगे तो एज अ ह्यूमन आप कितने रूल्स, लेट सपोज चेस का गेम है, चेस के गेम बने हैं ना, वो भी एआई के, क्लासिकल एआई पे काम कर रहे हैं। अब वो एडवांस पे लेकर आए। पहले क्या होता था? वो किंग होता है, किंग तो 1 स्टेप चलता है ना। क्वीन कैसे चलती है? क्रॉस में। और जो आपका हॉर्स होता है वो 2.5 स्टेप लेता है। अब अगर लेट सपोज मैंने कहा कि भाई मेरे पास हॉर्स है, चेस की बात हो रही है, फिर मैं उसको रूल्स बताऊंगा। 2.5 कदम आगे तो नहीं चल सकता ना भाई, बहुत सारी जगह पे 2.5 कदम चल सकता है। तो मैं उसको बेशुमार रूल्स बताऊंगा। हो सकता है कि मैं उसको 100-200 रूल्स बता दूं, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 10,000 एक्सपर्ट के साथ भी बैठ जाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाके वो ऐसा कोई इनपुट आए उसके अगेंस्ट वो रूल्स डिफाइंड ना हो, तो फिर क्या होगा? सिस्टम क्रैश कर जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको पता ही नहीं आगे करना क्या है। तो होता ये था कि पहले जब आप इनपुट देते थे, मिसाल के तौर पे आपने कहा किंग, किंग एक, और क्या क्या होता है वो, क्या होता है, जो भी होता है भाई, किंग, बिशप्स, क्वीन, हॉर्स। बहुत सारी चीजें होती है, अजीब अजीब नाम है। आपके पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसा आपके आपके साथ जो क्या कहते हैं उसको, हाँ याद है, अच्छे बोला है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोल्जर्स कहेंगे, क्या कहेंगे? स्पेलिंग? PAWN, पॉन। वो होते हैं। और क्या होता है वो एक जिसका जिसका जो है वो कैसल टाइप का वो बना हुआ होता है। क्या उसको क्या कहते हैं? कैसल टाइप का, जो बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करता है। एनीवे, एनीवे, तो आप कितने रूल्स डिफाइन करेंगे? हो सकता है कि कभी कभी आपने अपने सिस्टम को इनपुट तो बताया हो कि ये हॉर्स है या क्वीन है या किंग है, और उसके अगेन आपने हजारों रूल्स बताए हुए हों, लेकिन हो सकता है कि एक स्टेज पे ऐसा स्टेप लेना पड़े जिसके अगेन उसके पास रूल्स अवेलेबल ना हो, तो सिस्टम क्या कर जाएगा? क्रैश। दैट वाज द फेलियर। दैट्स वाई 2-3 विंटर आके चले गए। और आजकल की जो एआई होती है उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। आज की एआई को क्या कहा जाता है? एआई की 2 ही टाइप हैं, क्लासिकल एआई एंड मशीन लर्निंग। जो आज हम काम कर रहे हैं, जो आजकल की दुनिया, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है मैं आपको बता दूं। आप उसको इनपुट देते हैं, इनपुट के साथ आउटपुट भी देते हैं, रूल्स वो खुद ही डिफाइन करता है। देखिए रूल्स की जिम्मेदारी आपने किसको दे दी? आए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है कि मैं कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले, पता नहीं मैं 2014 में फेसबुक यूज करना शुरू किया, वॉट एवर, चलें। लेट सपोज के 2-3 साल पहले जब मैं अपनी पिक्चर फेसबुक पे लगाता था, तो उसके लगाने के बाद अपना नाम भी लिखता था, फिर मैं अपने दोस्तों का नाम लिखता था, मुजम्मिल मेरे साथ खड़े हुए, फला मेरे साथ खड़े, टैगिंग करता था नहीं करता था? याद होगा आपको 2-3 साल पहले हम सब अपनी पिक्चर अपलोड करते थे, या अगर आप लोग पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सरवकाश, माई सेल्फ मुजम्मिल। अगर आप माई जो भी मुजम्मिल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप टैगिंग करते। तो आप क्या कर रहे थे?
इनपुट भी देते थे और आउटपुट भी। मिसाल के तौर पे इनपुट एंड आउटपुट की एग्जांपल ये है कि आपने किसी को मेरी तस्वीर दिखाई, ये एक इनपुट है, और आपने उधर लेबल कर दिया कि ये सर लेबल आप वैसे लिख के नहीं कर रहे, मुंह जबानी कर रहे, क्या कह रहे हैं, वकास साहब है। आपने एक इनपुट दिया और लेबल भी कर दिया वकास। पता है वो जो सामने खड़ा हुआ बंदा होगा कल को मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा, क्योंकि आपने इनपुट भी दिया आउटपुट भी दिया, उसने रूल्स बना लिए, उनको पता चल गया कि अच्छा ऐसी पिक्चर या ऐसी शक्ल ये वकास साहब ही होते हैं। रूल्स ने कैसे डिफाइन कर लिया होगा, उन्होंने कैप्चर कर लिया। ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द डाटा वेरी क्विकली, ह्यूमन, बिकॉज वी हैव अ नेचुरल इंटेलिजेंस। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, नेचुरल इंटेलिजेंस। ह्यूमन तो दो तीन डाटा भी दिखाए ना तो उसकी इंटेलिजेंस इतनी कामयाब होती है कि वो रूल डिफाइन कर लेता है। अब मुझे बताएं कि कल को अगर मुझे कोई मुजम्मिल की पिक्चर दिखाएगा, मुझे नहीं पता होगा मुजम्मिल कौन है, क्योंकि मैंने लर्न कर लिया ना, दिस इज द लर्निंग। लेकिन मैं मुजम्मिल को पहचानने के लिए मुझे 10,000 पिक्चर की जरूरत नहीं है, 10,000 पिक्चर की जरूरत है, एक से नहीं तो दो से नहीं तो 3 बस काफी है ना। लेकिन मशीन को ऐसा नहीं है, मशीन कहता है कि मुझे जितना इनपुट दोगे और जितनी लेबलिंग बताओगे मैं उतना ज्यादा रूल्स को खुद कैप्चर कर लूंगी। अब देखें, हम लोग शुरू में तस्वीर लगाते थे, अपना नाम लिख देते थे, अपने दोस्तों का नाम लिख देते थे। अब मुझे क्या सजेशन आती है, मुजम्मिल साहब ने मेरी तस्वीर लगाई, अपनी तस्वीर लगाई, उसमें मैं भी था। पता है मेरे पास क्या आया, कंप्यूटर इतना ज्यादा लर्न कर गया कि उसने मुझे मैसेज भेजा कि वन ऑफ योर फ्रेंड हैज अपलोडेड योर पिक्चर, प्लीज टैग योरसेल्फ। आया, आता नहीं आता आप लोगों के पास? अब वो वाला जमाना गया जो टैगिंग करने था, क्योंकि वो लर्न कर चुका है। और जिसकी तस्वीर अभी तक लर्न नहीं करी, उसके एल्गोरिदम में नहीं आई, उसके अभी भी पूछता है कि टैग योरसेल्फ, टैग योरसेल्फ। जी वकास साहब, ये मशीन लर्निंग यही है कि जो रिपीटेटिव वर्क्स होते हैं उसको हम कंप्यूटर को एक बार बता के उसको ये काम करवा लेते हैं, जो मशीन लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एक बात बिल्कुल। और निकलती है, जो और निकलती है, खैर एक जनरल थोड़ा रैबिट होल हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट सही है कि मशीन लर्निंग जो है ना अक्रॉस दी ग्लोब ये नेक्स्ट 5 इयर्स में जॉब्स को भी कट डाउन करेगी बहुत ज्यादा? वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी 500 से लेके 800 मिलियन तक जॉब खतरे में बाय 2030। नहीं, अच्छा, हर आदमी तो मशीन लर्निंग नहीं सीख रहा, मैं डेटा साइंस ही सीख रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट है और उसका क्या रेमेडी है अगर एक हो रहा है? सर जो देखें, अगर आप अपने को वक्त के साथ चेंज नहीं करेंगे तो बस, नोकिया की एग्जांपल आपके सामने है। क्या नोकिया मोबाइल लीडर नहीं था क्या? वो अच्छे मोबाइल, रंग बिरंगे मोबाइल ही निकाला था विद पॉलीफोनिक रिंग टून एंड सो ऑन। कौन पूछता है सर? अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है, रेमेडी यही है कि आपको करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। माशरे के साथ चेंज नहीं होंगे। अगर आप में से कोई अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह जो यूज करते हैं उसको पेपर में कर रहा होता तो आप में से किसी के पास जॉब होती? पूछता कोई? नहीं पूछता सर। आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तो बस अल्लाह ही हाफिज है। वो आजकल तो बहुत नोकिया के वो सीईओ का बयान दिखाते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने कोई गलत काम नहीं किया था, हमने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। दिखा देना उसने सर पकड़ा हुआ है ऐसे। तो बस यही बात है, आपकी 500 से लेके 800 मिलियन तक जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगे और इसकी कोई रेमेडी नहीं है, सिर्फ यही रेमेडी थी कि आपको चेंज होना पड़ेगा, वरना मार्केट में आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, जब आपने इनपुट आउटपुट देते गए, इनपुट आउटपुट देते गए, तो वो क्या, वो पहचानता गया कि वकास कौन है, वो खुद ब खुद फीचर एक्सट्रैक्ट करता गया। क्या आपको रूल डिफाइन करने की जरूरत पड़ी? आप तो इनपुट देते गए, आउटपुट देते गए, रूल्स खुद डिफाइन करता गया। जब उसके पास रूल्स वो मैच्योर हो गए, तो नेक्स्ट टाइम आपने दी वकास की तस्वीर, यानी कि इनपुट, रूल्स तो पहले से ही उसके पास थे, तो उसने क्या बता दिया, क्या बता दिया? तस्वीर दी और रूल्स तो पहले ही थे उसके पास, तो क्या बताएगा वो? वकास। यानी कि वही वाला प्रोसेस जो कि क्लासिकल एआई में होता था। लेकिन क्लासिकल एआई में रूल्स आप डिफाइन करते थे, मशीन लर्निंग में रूल्स आप डिफाइन नहीं करते, आप इनपुट एंड आउटपुट देते हैं, रूल्स वो खुद ही निकालता है, और फाइनली जाके नेक्स्ट टाइम आपसे, आप सिर्फ इनपुट ही देंगे, वो आपसे पूछेगा नहीं कि इसके आउटपुट क्या है, वो खुद ही बता देगा इसका आउटपुट क्या है, क्योंकि रूल्स तो उसके पास पहले से मौजूद हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, इधर बताता हूं आप लोगों को मिसाल। वन वन सॉरी वन नहीं, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। 3.5 किलोमीटर, ये बहुत आसान एग्जाम्पल है, लेकिन बहरहाल आप लोग समझ जाएं। एंड 5 किलोमीटर
इज इक्वल टू 5000 मीटर। इस डाटा को देख के बताएं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000। व्हाट इज द रूल? रूल क्या है? आप तो उसको इनपुट एंड आउटपुट दे रहे हैं, आपको मैंने रूल्स नहीं बताया, रूल्स आप बता रहे हैं। रूल्स क्या है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये रूल्स आपने डिफाइन खुद ब खुद कर लिया डाटा को देख के, किया कि नहीं किया? इनपुट आउटपुट मैपिंग करते गए करते गए करते गए, तो फाइनली क्या हो गया? रूल। अब मैं अगर आपको कहूंगा कि 3.6 किलोमीटर किसके बाद होते हैं, तो आपको पता है कि हर किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आप सिंपली 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, खुद ब खुद आउटपुट मिलेगा। क्यों? आपके पास रूल्स में 1000 पहले से ही निकल के आ चुका था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दिस इज व्हाट हाउ द मशीन लर्निंग वर्क। इनपुट एंड आउटपुट देते जाएं, इट्स अ ट्रेनिंग। इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। कि आप मशीन, अच्छा मशीन हमारी तरह इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि 2-3 तस्वीरें दी और उसके लिए इनफ हो गया। नो, आपको बहुत ज्यादा डाटा देना पड़ेगा जब जाके वो लर्न करती है। आपने मशीन लर्निंग को बच्चों की तरह ट्रीट करना। बच्चों की तरह मीन कि अगर आप बच्चे को दिखाएंगे ना दिस इज अ पिजन या क्रो, तो वो कल को, अब उसके पास 2 ऑप्शन आ गए, पिजन एंड क्रो, तो वो हो सकता है वो क्रो को भी बोल रहा है सब पिजन। लेकिन फिर आप बार बार सिखाते हैं बच्चों को, बार बार सिखाते हैं, ट्रेन वो गलती करता है। आप कहते हैं 2+2 4, वो कल को बोल देगा 2+, वो काउंटिंग में भी बच्चे गलती कर 1 2 3 4 7 8 इस तरह बोल रहे होते हैं, बीच में गलती। तो आप क्या करते हैं? बच्चों को बार बार ट्रेनिंग करते हैं। इस एजेंट को, एआई के एजेंट को या एआई के मॉडल को आपने बच्चों से ज्यादा ट्रीट नहीं करना। अगर आपने ये समझ लिया कि ये बच्चा नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो ये मैं आज बता रहा हूँ कि आपको एआई के मॉडल को बच्चों की तरह ट्रीट करना है। आपको समझना है कि किड, ये बच्चा है, इसको मुझे बच्चों की तरह ट्रेन करना है। अगर आप ये समझेंगे तो आप एक सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनेंगे। अगर आपने इस मॉडल को समझ लिया कि भाई ये तो कोई तोप चीज है, तो गए ये वहीं से आपको तोप का एक गोला मार दे। कैनन देखा है ना आपने? कैनन का साइज अगर आपको कैनन फिट हो जाए तो यू आर नो मोर। एक गोली से हम नहीं बचते। तो ये देखिए रूल्स, एक मिनट, रूल्स आपने नहीं, आपको कोई नहीं बता रहा, आपने खुद ही रूल्स कैलकुलेट किए, ऐसे ही मशीन लर्निंग करते। जी 1000, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपको डाटा को क्लीन करना पड़ेगा। आपने डाटा गलत देंगे, डाटा मशीन गलत लर्न करेगी। नहीं, वो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रूल्स चेंज हो जाएंगे ना भाई। कहीं सिखा सिखा के आपने बच्चे को बता दिया 1 2 3 4 7 8 9, तो वो 5 कभी नहीं बोलेगा। मैंने आपसे कहा ना इसको बच्चे के साथ, तो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका डाटा डाटा आपका जो है वो क्या कहते हैं, मिसलीड है, इनएक्यूरेट है। यू हैव टू क्लीन दिस। आपको डाटा को प्रॉपर देखना, बट जब भी तो डाटा साइंस, आप सभी, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में सब कहते हैं हम मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हैं। भाई मशीन लर्निंग से पहले पूरी कहानियां होती हैं, ये किसी को नहीं पता। अच्छा जी, अब समझ आया आपको? एक सेकंड, इनपुट एंड आउटपुट देंगे तो क्या निकलता जाएगा, लेकिन आपको बहुत देना पड़ेगा डाटा। जब वो सीखे, जब रूल्स निकल जाएंगे, फिर फाइनली जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट, ट्रेनिंग का मतलब है आपने बहुत सारा डाटा दिया जिसमें इनपुट एंड आउटपुट दिया, उसने रूल्स खुद ही निकाल लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट। तो फाइनली आपने क्या किया, जब आप इसको इनपुट देंगे तो रूल्स तो पहले ही मौजूद होंगे ना, तो वो क्या करेगा? बिरयानी के लिए 100 रुपए चाहिए और मेरी जेब में 50 रुपए हैं, और अगर आप 50 रुपए दे दें तो मेरी बिरयानी कंफर्म है, या मैं आपसे और कहूंगा और 50 रुपए दो? नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी 50। तो रूल्स की एग्जाम्पल ऐसे ही है कि यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट, उसमें आपने बस थोड़ा सा एक इनपुट दिया और आपका काम बन गया, दैट्स ऑल। गाड़ी खड़ी हुई है, फ्यूल डाला, गाड़ी चलना शुरू हो गई, तो बस। जी कोई कुछ पूछ रहा था? तो मेरे क्वेश्चन है, एक मिनट ऑनलाइन प्लीज, एक मिनट। एक रेगुलर डाटा इनपुट चल रहा है मशीन वो लर्न करती है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ना कि वो ये कंपैरिजन कर ले कि मेरे पास 90% इनपुट जो है वो इस पैटर्न से आ रहा है और ये 10% सही नहीं है, तो उसको कहते हैं कि ये जो है वो गार्बेज है, और जो 90% है वो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो सही इनपुट है। इस तरह की कोई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास 90% डाटा का पैटर्न तो सही है, 10% डाटा का पैटर्न सही नहीं है, हम तो उसको आउटलायर समझ के निकाल देते। हाँ, ये आउटलायर, मैं उसको आउटलायर कंसीडर करूंगा, इसका ताल्लुक ही नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है क्लास चल रही है 6 क्लास की, और आपके पास एक मैट्रिक का बच्चा बैठा हुआ है, तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई, दिस इज द 6 क्लास।
तो आपको 6 क्लास के स्टूडेंट्स होने चाहिए। या अगर यहाँ पे क्लास चल रही है इनरोल्ड लोगों की और बाहर से एक पब्लिक आके बैठ गई, तो पब्लिक एक्सेप्टेबल है नहीं ना? इट्स नॉट अ पब्लिक ओपन फॉरम तो नहीं है, ये सब पेड फॉरम। तो हम उन पब्लिक को क्या करते हैं, क्या करती है ये? अभी अटेंडेंस क्यों हो रही थी आपको पता है? क्योंकि कोई आउटलायर ना हो यहाँ पे, दैट्स ऑल जी। कोई ऑनलाइन बात कर रहे थे? सर मेरा एक ऑनलाइन? क्वेश्चन था। जी सर बोलें। अभी जिस तरह से हमने दो डेटा को क्लब करा था और फिर उसको एनालाइज किया हमने, जी सर। जिसमें 563 के करीब कॉलम्स आ रहे थे, फिर आपने एक एक्टिविटी का और एक सब्जेक्ट का कॉलम उसमें से निकाल लिया, निकाला नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करवाया, निकाला नहीं है। डिस्प्ले करवाया एग्जैक्टली। जी तो जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मे बी यू आर अवेयर अबाउट दिस डेटा कि इसके अंदर कौन कौन से रेलिवेंट कॉलम है, लेकिन अगर मैं एज अ बिगिनर इस डेटा को एनालाइज करने जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें से मेरे लिए रेलिवेंट कॉलम कौन से हैं जिनको एनालाइज करना है? मैं यही बात बता रहा हूँ कि आज अभी आप ये सीख लेंगे 2+2 4 होते हैं, कल को मैं आपको पूरा बता दूंगा कि 2+2 4 कैसे होते हैं। ये तो हमारी इनिशियल क्लास है ना, आपके लिए 3 मॉड्यूल रखे इस वजह से कि ये सारी साइंस मैं आपको समझा दूंगा कि कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, कोलिनियरिटी कैसे निकाला जाता है, वेरिएंस कैसे चेक किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से कॉलम्स हमारे काम के हैं। तो इंशाल्लाह वो सब होगा, सब सर बिल्कुल इसमें होगा। मेरा एक और सवाल है आपसे वकास साहब। जी सर बोलें। अच्छा, सर बोलें। अब ये इसी सवाल से एडेड है। मुझे जी एक सर। डेटा दे दिया गया। अब दो पर्पज हो सकते हैं। डेटा देने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्टिव बताया गया कि इस डेटा से ये फाइंड आउट करना है, या मुझे डेटा दे दिया गया इसमें से आप कुछ एफिशिएंसी क्रिएट करें। क्या मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या चीज होती है? दोनों चीजें होती है। जैसे मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा अभी कोई। डेटा तो दे दिया गया, ये पता है कि एक लैब वो हुआ था, उसके ऊपर सारा उसका डेटा कैप्चर किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे इसमें करना क्या है? मैं ऑब्जेक्टिव अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं अभी आपका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपके सारे सवाल है ना, जो कि मेरे कंटेंट से थोड़ा सा हटके हैं, ये आप पूछें लेकिन क्लास के बाद पूछें। क्योंकि अगर देखें ना, अभी आपने जैसा पूछा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हो सकता है कि आने थोड़ा सा टाइम गुजरता है और आपको ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है, यानी कि आपका सवाल का आपको आंसर आ जाता है। तो आप लोग अपने सवाल ना सिर्फ नोट डाउन करके रख लिया करें। जो सवाल जहां तक हमने किया है वो अगर नहीं आ रहा तो वो पूछ लें। उसके अलावा जितने भी सवाल ऐसे हैं जो आपको पता है कि अभी तक डिस्कस नहीं हो, आप लिख लें, जाने से पहले पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें। अब आपने जैसा कहा ना कि ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है आगे जाके मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता, तो वो सवाल वैसे ही आपका आंसर्ड हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें ठीक है वकास कि साहब। अपने सवालों को अपने पास महफूज रखें। हाँ, वो सवाल जरूर पूछें जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी सवाल हैं वो आप अपने पास रखें। जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप या तो वेट कर लें तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा, या तो हम आप वैसे ही पूछ लीजिएगा। अच्छा, हमें तो ये पता चल गया कि आजकल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको क्या कहा जाता है? मशीन लर्निंग कहा जाता है। और ये इनपुट और आउटपुट के देने के अमल को हम कहते हैं ए टू बी मैपिंग या इनपुट टू आउटपुट मैपिंग। इधर लिख लें आप। ये जो आप कर रहे थे, ये आप एक्चुअली कर रहे थे ए टू बी मैपिंग। मैपिंग कर रहे थे वो ए टू बी मैपिंग। और इस तरीके की मशीन लर्निंग को हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जहां पे मैपिंग हो रही होती है। सुपरवाइज लर्निंग के लिए आपके पास इनपुट एंड आउटपुट दोनों होना जरूरी है। ये याद रखिएगा। ए टू बी मैपिंग का ए माने इनपुट, बी माने आपका आउटपुट, तो ए टू बी मैपिंग है। ऐसी मशीन लर्निंग को हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। सुपरवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही सुपरवाइज कर रहे हैं ना कि इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। अच्छा जी, ये तो हो गया, हमने मशीन लर्निंग के बारे में समझ लिया, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में भी समझ लिया हमने, देख लिया कि आजकल की मशीन लर्निंग काम किस तरह करती है। अब हमारे पास डाटा मौजूद है और हमें इस पे काम करना है। सबसे पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि मशीन लर्निंग में नॉर्मली या मेनली दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ज्यादातर, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेनली जिस तरह मैं आपको कहूँ ना कि पाइथन डाटा साइंस में कोई मेन डाटा टाइप होता है, तो आप क्या बताते हैं? इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ये 3 मेन डाटा टाइप है। तो इसका क्या मतलब? इसके अलावा कोई डाटा टाइप नहीं है। डाटा फ्रेम भी तो एक डाटा टाइप है, सीरीज भी तो एक डाटा टाइप है, बहुत सारे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे डाटा साइंस के अंदर 3 मेन डाटा टाइप बता, या मैं 3 ना भी बोलूँ, मैं कहूँ मेन डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, ये 3 ही मेन है। उसके अलावा बाकी मेन नहीं है। यस हैं जरूर।
हमारे पास मशीन लर्निंग में भी दो तरीके के, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं तो हमारे पास मेनली दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम होता है जिसमें हम कंटिन्यूअस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है? प्रिडिक्शन की जाती है, प्रिडिक्ट करते हैं। तो कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होती है ये तो बताएं, पहले एग्जांपल दे दें। प्राइस, हाइट, एज। तो फिर कंटिन्यूअस वैल्यू से बोल रहा हूं कि 1 और 2 रुपए के बीच में बहुत सारे पेनीज आ सकते हैं। एज, 1 साल का बच्चा और 2 साल के बच्चे के बीच में कोई और एज नहीं होती क्या? होती है। सेकंड के हिसाब से, माइक्रो सेकंड के हिसाब से भी एजेस चेंज हो सकती हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मिनट्स तो छोड़ें आप, सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, ओ कितनी इनफाइनाइट। 1 साल और 2 साल के बीच बच्चे के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं सेकंड के हिसाब से। ये सेकंड, वो सेकंड। ये स्टॉक प्राइसेस भी कंटिन्यूस में आ सकते हैं। स्टॉक प्राइसेस इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू। हाइट, अगर मैं कहूं कि एक बच्चा 4 फीट का है, दूसरा बच्चा 5 फीट का है, तो बस इनके बीच में कोई और फीट्स नहीं आ सकते क्या? कितने फीट आ सकते हैं? इंचेस की बात करें तो एक प्रॉब्लम हमारा मशीन लर्निंग में वो होता है जिसमें हम कंटिन्यूअस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे जहां पे हम लोग कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करें, प्रिडिक्शन, ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं? और जहां पे हम डिस्क्रीट वैल्यू को फाइंड आउट प्रिडिक्ट करें, ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहेंगे हम? अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया ही। कोरिलेशन। कोरिलेशन नहीं कहते। ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बोलूं तो क्या समझना है आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आज की मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम क्या है? मशीन लर्निंग है, दैट्स ऑल। आज की एआई का नाम ही मशीन लर्निंग। आप देखें कहीं पे इंटरचेंज हो रहा होता है, एआई बोल रहा होता है, कोई मशीन लर्निंग बोल रहा होता है। क्लासिकल एआई तो हम सुनते ही नहीं है। तो भाई दो किस्म की जो है वो प्रॉब्लम होती है मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में। एक कहलाती है रिग्रेशन और एक कहलाती है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन उस मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को कहते हैं जहां पे आपकी प्रिडिक्शन एक कंटिन्यूअस वैल्यू हो। जैसे आपने प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, आपने हाइट प्रिडिक्ट करनी है, कोई भी एनीथिंग, आपने फासला डिस्टेंस प्रिडिक्ट करना है, लोकेशन आपने देखनी है कि कितने डिस्टेंस पे एंड सो ऑन। एक प्रिडिक्शन कहलाती है हमारी क्लासिफिकेशन। अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि ये सलमान बैठा है, ये मुजम्मिल बैठा है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की? क्योंकि सलमान और मुजम्मिल के बीच में इनका कोई मिक्सचर शक्ल का नहीं आ सकता। हो भी सकता है, अल्लाह ताला कर सकते हैं, लेकिन हम उसको भी यूनिक ही समझेंगे ना। क्या समझेंगे? यूनिक ही समझेंगे उनको भी। अल्लाह ताला चाहे तो ऐसी रिजेम्बलेंस भी पैदा कर सकता है कि जो सलमान और मुजम्मिल से मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हम उसको भी यूनिक समझेंगे तो तो डिस्क्रीट वैल्यू में क्या सिर्फ नंबर ही आते हैं? नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ एसी, नंबर ऑफ बॉटल्स, या ये भी जी जी 1 मिनट, या ये भी आपकी नजर में डिस्क्रीट वैल्यूज हैं? कहाँ गई ये? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू और कंटीन्यूअस वैल्यू। स्टैंडिंग और सिटिंग के बीच में कुछ और नहीं हो सकता भाई, दोनों ही यूनिक वैल्यू है। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? अगर मुझे कुछ डाटा देके ये क्लासिफाई करना हो कि इंसान उतर रहा था, सीढ़ियों पे चल रहा था, या फ्लोर पे वॉक कर रहा था, सो रहा था, बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, तो ऐसी प्रॉब्लम, ये कौन सी प्रॉब्लम है? क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन की? दिस इज द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और बहुत होता है, मुझे आइडेंटिफाई करवाना होता है इस इमेज में देख के कि हम्माद कौन है, नौमान कौन है, सज्जाद कौन है। अगर एक इमेज दी हुई हो और इमेज में मुझे क्लासिफाई करना, और मैं मशीन के जरूर ट्रेन करवा रहा हूँ, जो कि फेसबुक पे भी एल्गोरिदम है, तो फेसबुक कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहा है, किस चीज का एल्गोरिदम यूज कर रहा है? क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम। जी कोई ऑनलाइन में सवाल पूछ रहे थे? जी कोई सवाल सवाल ये था कि जो सवाल मैं पूछ रहा था, जो गूगल मैप में है वहाँ पे क्या दोनों एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, लाइक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मेथड अपने पास? अब गूगल मैप में आप मुझे बताएं ना स्पेसिफिकली आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लाइक डिस्टेंस के लिए जो हम बात करते हैं, अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि लाइक ए टू बी डिस्टेंस है, अगर किसी को पहुंचना है लोकेशन के ऊपर, तो वहाँ पे एल्गोरिथम पे कौन सा हो रहा होता है?
देखें सामने Facebook डिपेंड, अब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि फला पॉइंट पे कौन सी लोकेशन है, तो इसका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो अगर आप बस सिंपल बात ये है ना कि रूल ये है कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आप समझ रहे हैं कि कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, तो इसका रिग्रेशन प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बात इनके सवाल से याद आई, हमारे पास दो टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं अभी आजकल के दौर में। एक होती है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। क्या होती है? ANI कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ANI कहते हैं। एक इंटेलिजेंस होती है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, और एक होती है हमारे पास AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो आपका मॉडल है एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक मॉडल बनाया कि सिर्फ वो क्लासिफाई कर सके कि दो बंदों के बीच में कि ये कौन है, तो ये ANI की एग्जांपल है। जाहिर बात है वो आपके लिए कुकिंग तो नहीं कर सकेगा ना, वो मॉडल कर लेगा कुकिंग? आपने एक मॉडल तैयार किया है ऐसा जो क्लासिफाई कर रहा है, वो कभी भी कुकिंग नहीं कर सकेगा आपके लिए। एक आपने मॉडल तैयार किया जो आपके लिए ड्राइव कर सके, वो कभी भी आपको टीचिंग नहीं कर सकता। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ANI। ANI में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। सूफिया का नाम तो सुना होगा ना, बॉट का, जिसका भी UAE की वो भी मिली है सिटीजनशिप। सर इसको जरा रिपीट सूफिया कर बॉट जो देंगे है, ये आपने जो सूफिया रिबॉट है, उस वो बॉट जो है, अच्छा वो वो तो मल्टीपल काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक आपका एजेंट एक ही काम कर सकता है। आपको पता है उसके पीछे क्या लगा है? मल्टीपल ANI लगे हुए। वो भी AGI पे काम नहीं करती। AGI क्या है? अभी हमारे पास है जनरल इंटेलिजेंस। एक माइंड कितने हमारे पास? एक माइंड है ना पूरा, कितना मल्टीपल काम करता है। दिस इज द एम ऑफ द AGI, बट देयर इज नो प्रोग्रेस, और यू कैन से अ लिटिल प्रोग्रेस इन AGI। जितना भी काम अभी तक हुआ है वो ANI पे हुआ है काम, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। यानी कि सूफिया के बैक एंड पे भी मल्टीपल एजेंट्स हैं, जो कि उसके मल्टीपल जो ट्रिगर करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो उसी हिसाब से वो ट्रिगर होते हैं। ये उसके पास भी AGI की खुसूसियात नहीं है कि उसके पीछे जो है आप समझे कि एक ही पूरा मॉडल बना हुआ है वो सारे काम कर रहा है। नो, अगर आप सूफिया के बारे में जाके पढ़ें तो वो ANI बेस पे बनी है सूफिया। लेकिन हम साइंटिस्ट का टारगेट ये है कि दे विल अचीव द AGI, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि अभी सिर्फ इंसान के पास है, या नेचुरल जो अल्लाह ताला के क्रिएशन है उनके पास है। आप कैट के पास ले लें, कैट मल्टीपल काम करती है, खाती भी है, दीवारों पे चलती भी है, सोती भी है, सारे काम। तो ये सारी चीजें जो है एक नेचुरल क्रिएचर। अच्छा, ये वकास साहब, एप्पल की जो सिरी है जिससे हम कोई भी चीज पूछते बताते हैं, वो किस में काम करती है? वो ANI सर पे वो तो AGI? गूगल पे जाके सर्च कर रही है, इसका स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। वो कुछ भी नहीं कर रही, वो तो सिर्फ आपको बता रही है। और क्या करती है वो क्या करती है? वो कुछ नहीं करती। आप अगर आप उससे कह देंगे, कहते हैं कि भाई मेरे जूते मेरे सामने लाके रख दो, वो रखेगी? कभी नहीं रखेगी। वो तो जाती है, इसका स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, वो आपकी बात स्पीच में लेती है, उसको कन्वर्ट करती है टेक्स्ट में, जाके गूगल पे सर्च करती है, फिर आपको स्पीच में कन्वर्ट करके दे देती है। इसका सिंपल मॉडल आप भी बना सकते हैं। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हमारे कोर्स में है मतलब हम भी बनाएंगे एक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। अच्छा, एनीवे बहुत सारी बातें हो गई। ये सारी जो हमारी जनरल बातें ना हम बाद में करेंगे जी। काम क्या करती है? हाँ, यार वो क्लाउड से कनेक्टेड होती हैं। आपके पास IoT का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं यही डिप्लॉयमेंट के थ्रू। उसमें IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूजन हुआ होता है, उसका फ्यूज हुआ होता है। वो उसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आएगा। एनीवे, नाउ वी आर नॉट गोइंग ऑन टू द जनरल कन्वर्सेशन। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पढ़ना बहुत है, मुझे लग रहा है कि हम कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपकी बातें कंप्लीट हो जाएगी। कोर्स पे भी ध्यान दें। ये सारी बातें आहिस्ता, मुझे ये समझ नहीं आती भाई, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें एक वॉइस नोट भेज दिया करें, तो तो जवाब दे देगा भाई आपको। व्हाट्सएप पे आप सभी खामोश रहते हैं, कभी कभी एक दो सवाल आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस डाटा में से, इस डाटा को देकर एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करवाना है। मिसाल के तौर पे मैं इसका एक डाटा दूं और वो ये मैं बता दे कि ही और शी इज वॉकिंग। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, पहले तो ये बताएं। क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं उसको डाटा दूं और वो मुझे प्रिडिक्ट कर दे कि ये बंदा जा रहा है या बैठा हुआ है, सो रहा है, वॉट एवर।
तो इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट का कॉलम कौन सा है हमारे पास? एक्टिविटी। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसमें मैं कंबाइन के अंदर से वो कॉलम निकाल के रख देता हूं, क्योंकि हमने अभी तो सीखा इनपुट टू आउटपुट मैपिंग को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाल के एक्टिविटी का ए कैपिटल होगा आई होप। इनपुट क्या है मेरे पास? कितने कॉलम्स इनपुट हो सकते हैं अभी फिलहाल? 561। एक निकाला है तो दूसरा कहां गया? एक और वो सब्जेक्ट का है। जाहिर बात है मॉडल को किसी खुद ही पर्सन के साथ तो एसोसिएट करके ट्रेन तो करवाने से रहे। हमें किसी एक बंदे के एट्रीब्यूट थोड़ी बताना, हमें तो उसको जनरली बताना है, ताकि जब हम किसी और का डाटा दें जब भी वो बता दे कि ये सो रहा था, जाग रहा था, उठा हुआ था, क्या कर रहा था। तो इनपुट में हम आपके पास कौन कौन से डाटा आएंगे? एक्टिविटी और सब्जेक्ट के अलावा तमाम कॉलम। तो मुझे क्या करना है, कंबाइन के डाटा में से मुझे क्या करना है, उन दो कॉलम्स को क्या करवा दूं, रिमूव करवा दूं, और बाकी 561 कॉलम को रख लूं। तो हमारे पास डाटा फ्रेम के अंदर एक मेथड होता है ड्रॉप का। ड्रॉप के अंदर अगर मुझे दो कॉलम को रिमूव करवाना है तो क्या, कैसे रिमूव करवाऊं, क्या दूं? लिस्ट दूं। सब पता है आप लोगों को कैसे जाना है। आप लोग मेरा यहाँ पे एग्जाम ले रहे होते हैं कि देखें सर क्या बोलते हैं। कॉलम रिमूव करवाना, कॉलम का एक्सेस क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है? 1 बताना भी आप। और क्योंकि आप एक डाटा से दूसरा डाटा निकालने तो कोशिश ये करें कॉपी कर लिया करें भाई। एक डाटा से दूसरा डाटा निकालें तो कॉपी कर लिया करें। नाउ अब हमारे पास आउटपुट के अंदर तो एक सीरीज है, एक कॉलम है। इनपुट के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? डॉट शेप कर लूंगा, डॉट शेप कर लूंगा सिंपल। 561। अब हमारा जो लोग कह रहे थे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने मॉडल को ऐसे ट्रेन करवाएं इनपुट एंड आउटपुट देके कि वो रूल्स खुद डिफाइन कर ले, और जब हम उसको, जब वो ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो जाए तो जब हम उसको इनपुट दे तो वो मुझे क्या बताएगा? वो मुझे बताएगा कि बंदा बैठा हुआ है, सो रहा है, वॉक कर रहा है। स्पीकिंग का तो नहीं है, तो स्पीकिंग का नहीं बताएगा, जो आप जिस पे आपने ट्रेन करवाया वही बताएगा। तो हमारा प्रॉब्लम समझ आ गई कि हम उसको एक डाटा देंगे, उस डाटा के अगेंस्ट उसने ये प्रिडिक्ट करना है कि बंदा सो रहा है, जाग रहा है, चल रहा है, सीढ़ियों से उतर रहा है, सीढ़ियों से चल रहा है, जो भी 6 एक्टिविटीज है आपकी। तो इसका मतलब है हमें सुपरवाइज लर्निंग करनी है। प्रॉब्लम भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक और भी मशीन लर्निंग की जो है मेथड होता है या क्लास होता है जिसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अभी बता नहीं रहा, सिर्फ सुन ले कि अनसुपरवाइज लर्निंग भी होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है आपके पास। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट भी अवेलेबल होता है, आउटपुट भी अवेलेबल होता है, उसको आप ट्रेन करवाते हैं, रूल्स निकलते, फिर नेक्स्ट टाइम आप इनपुट देंगे तो वो रूल्स को ऐड करेगा और क्या कर देगा, आपको उसकी एक्टिविटी बता देगा, क्योंकि ये एक्टिविटी पे है ना, क्या एक्टिविटी कर रहा है फला। अब उससे पहले मैं आपको डाटा थोड़ा सा दिखा दूं, सॉरी डॉट हेड करके दिखा दूं। ये सारा का सारा आपका इनपुट का डाटा है जो आप देंगे। कभी भी मशीन को डाटा देते वक्त आप ये मत कोशिश कीजिएगा कि आप इसको डिफरेंट स्केल में डाटा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक आपके पास डाटा है, पहली रो है, उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है 450, 1,50,000। ये तो 3 ही कॉलम्स हैं, आप एज्यूम करें 3 कॉलम है। एक जगह पे लिखा है 3, 9, 112 और यहाँ पे लिखा हुआ है 432,000। एक डाटा है आपके पास लिखा है 1, 817 और यहाँ पे लिखा हुआ है 632924। अब मुझे बताएं कि क्या तीनों सेम स्केल पर है? तीनों कॉलम सेम स्केल पर है, यानी कि इनकी रेंज सेम है? नहीं है भाई, ये तो यूनिट में दिया हुआ है, ये 100 में दिया हुआ है और ये तो थाउजेंड्स में दिया हुआ है। अब मुझे आप बताएं, जब आप 2 × 2 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? और अगर मैं आपसे कहूंगा 235 × 42103 को मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे? कैलकुलेटर यूज करेंगे ना। तो मशीन को डाटा भी आप ऐसे ना दें कि उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाए। मैंने क्या कहता आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल को कैसे ट्रीट करना है आपने? किड की तरह, बच्चों की तरह। आप इसको छोटा नंबर देते, आप क्या करेंगे? आप इन सबकी रेंज सेम कर देंगे, इन सबको सेम कर देंगे। ऐसी चीज करने को हम कहते हैं नॉर्मलाइज। मिसाल के तौर पे आपके पास किलोमीटर में भी डाटा लिखा हुआ है और मीटर में भी डाटा लिखा हुआ है, 2 ही कॉलम है आपके पास, और आपको
आपको जो है लोकेशन, इस जगह से लोकेशन यानी कि ICMA से आपने लोकेशन प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। वो लोकेशन कुछ भी हो सकती है। एक तो बात ये है कि ये रिडंडेंट डाटा है, लेकिन चले आप ये समझ लें कि आपको किलोमीटर और 1000 में दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग यूनिट में लेंगे या क्या करेंगे? या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट, या दोनों का स्केल आप अलग अलग रखेंगे, क्या करेंगे? भाई इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में क्यों जाना चाह रहे हैं? तो आप क्या करते हैं कि दोनों को एक ही उस पर लेकर आते, क्योंकि आपका डाटा जो है वो अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि बड़े करीब करीब है, बड़ी करीब करीब है, लेकिन आप इस गैस में मत जाइएगा करीब करीब है। आप कोशिश ये करेंगे आप इसको नॉर्मलाइज कर लिया करें। नॉर्मलाइज करने का ऐसे ही मतलब है 2 × 2 मशीन के लिए। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है मशीन के लिए? 2 × 2 फॉरन आंसर आ रहा है आपके दिमाग में, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करते तो फिर मशीन के लिए मतलब क्या होता है? वही 235 × 4120789। मैंने ऐसे रैंडम नंबर किया तो क्या कॉम्प्लेक्स हुई सिचुएशन? तो आपने मशीन के को क्या करके देना है डाटा? नॉर्मलाइज करके। नॉर्मलाइज करने के 2 फॉर्मूले हैं आपके पास मेनली, और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये होता है कि हर वैल्यू को उसकी मिनिमम वैल्यू से माइनस किया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से। ये एक नॉर्मलाइज करने का तरीका। बताएं अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी ही हर वैल्यू, आप मिसाल के तौर पे एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है ये, इस कॉलम का आप मिनिमम वैल्यू निकालें और इसी कॉलम की आप मैक्सिमम कॉलम, हर वैल्यू को उसकी मिनिमम वैल्यू से माइनस करें और डिवाइड कर दें उसकी मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। तो ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक आएगी? मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे कहीं भी वैल्यू बाहर नहीं जाएगी। इस फॉर्मूले में जो आप इस नॉर्मलाइज के मेथड में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती है। किसके दरमियान आ जाती है? 0 से 1 के दरमियान। अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, दिस इज द मेथड ऑफ द नॉर्मलाइज, डाटा को आप नॉर्मलाइज करते हैं, और अगर इस कॉलम पे अप्लाई होगा वही मेथड तो ये किस में आ जाएगी? ये भी 0 से 1, ये भी 0। क्या इनके स्केल बराबर हो रहे हैं? सभी 0 से 1 के अंदर आ रही है, तो क्या इनके स्केल बराबर हो रहे हैं? अब काम करना सिस्टम के लिए आसान हो जाता है। एक तो ये तरीका है, इसको हम कहते हैं ऐसी नॉर्मलाइजेशन को हम कहते हैं, वैसे ये नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ऐसी नॉर्मलाइजेशन को हम कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, मिन मैक्स स्केलर। वो क्या कहता है, उस मिनिमम वैल्यू आपकी जो है वो 0 आएगी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में और मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। एक और नॉर्मलाइजेशन होती है, उसका फॉर्मूला देख लें, x माइनस। अभी आपने कहा कि जी बोले सर। जी आपने कहा कि इसकी मैक्सिमम पूरे डेटा में 0 1 के दरमियान है, तो ये हमने कैसे विजुलाइज किया? अपरेंटली तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये हमने किया कि जी 1 से ज्यादा लेस देन 1 ही है पूरे डेटा के अंदर जो सर अभी बताता हूँ। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें 2 3 1, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है सर? 1, इधर आ जाएगा 1। सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। तो पहले बताएं इधर क्या आएगा? नीचे 3 - 1 आएगा ना भाई, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। इधर क्या आ रहा है? 1। 2 - 1 कितना होगा? 1। 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 0.5। तो क्या 0 के अंदर आ रही है? ये है 3। 3 - 1 क्या होगा? 2, और 2 डिवाइड बाई 2 1। तो इसका मतलब है और इसका आंसर क्या आएगा? 1 - 1 0, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई कोई ऐसी वैल्यू बताएं जो 0 और 1 से ऊपर गई हो। नहीं जाती ऊपर, ये आपको मैंने करके बता दिया। सही है सर? सही है? आई होप का आपको आंसर मिल गया होगा। एक और भी फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं, इसका आंसर 0 और 1 की रेंज में नहीं आता। इसका आंसर 0 1 की रेंज में नहीं आता, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अगर आप निकालेंगे तो वो 0 आएगा। मीन की बात कर रहा हूं, इधर मैंने रेंज दी थी 0 से 1, रेंज ऐसे, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 1। ऐसी चीज को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Z स्कोर है, Z स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो दिखाता है भाई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन भी कहते हैं।
गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपने इसकी सिंगल वैल्यू निकाली तो सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं जेड स्कोर। क्या कहते हैं हम इसको? जेड स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं, जेड स्कोर भी कहते हैं या स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। तो जब अगर स्टैंडर्ड स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एक वैल्यू को हम स्टैंडर्ड स्कोर कह रहे हैं या जेड स्कोर कह रहे हैं, तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भी कहते हैं, गॉसियन भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं भाई, सब चलता है। इसका फॉर्मूला क्या है? पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालें। इसका मीन क्या आएगा? 231 का 6 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा मीन? 2। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? आता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। हर वैल्यू को उसको मीन से माइनस करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन। 3 है वैल्यू, कर लें आप खुद ही, और निकाल के समेशन कर लें। समेशन किस तरह होगा? x माइनस एक्स मीन, सारी वैल्यू का निकाल के उसका समेशन करें, डिवाइड बाय n करें, तो आपका डेविएशन आ जाएगा। इसमें स्क्वायर भी होता है मेरे ख्याल में, सॉरी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, स्क्वायर भी होता है। इसका आंसर अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसका उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में उसका। तो ये दो तरीके हैं, दोनों में से किसी एक तरीके को आप कन्वर्ट करके मशीन को दें ताकि मशीन आसानी से काम करे। और ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, हमारे पास पहले ही एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है साइकिड लर्न। क्या नाम है? ये भी मशीन, ये सारी लाइब्रेरीज मैंने लिखी हुई भी है, आपके ब्रोशर में भी लिखी। एक लाइब्रेरी उसका नाम है साइकिड लर्न, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं एसके लर्न। क्या बोलते हैं? एसके लर्न भी बोलते हैं साइकिड लर्न को। अच्छा आपको एक बात बताऊं बड़ी अच्छी, पैंडास में बहुत सारे मेथड आपने देखे हैं ना, डॉट हेड एक मेथड है, डॉट टेल एक मेथड है, डॉट रीड्स टीएससी एक मेथड। अगर आपको पैंडास से सिर्फ और सिर्फ देखिए ना, अगर आप अपनी बैग के अंदर पूरी की पूरी बुक भर लें लाइब्रेरी से उठा के तो आपका बैग क्या हो जाएगा? ओवरलोड। लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी से सिर्फ एक बुक चाहिए तो आपका लोड कम होगा। तो ये काम हम पैंडास में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ मुझे पैंडास से हेड का मेथड चाहिए तो इंपोर्ट करने का तरीका देखें, फ्रॉम पैंडास इंपोर्ट हेड। तो कभी कभी हम पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करते, लाइब्रेरी में से सिर्फ खास मेथड को इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ हेड के साथ टेल का मेथड भी चाहिए तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी तो हमने ऊपर क्या किया है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी पूरी की पूरी, क्यों मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, कभी कभी रैम पे लोड आएगा ना यार। अगर आप बैग में पूरी की पूरी बुक ओवरलोड कर लेंगे, चले आपकी बैग की जिप भी बंद हो जाती है, आपका बैग पैक, लोड तो है ना आपके बैग में। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते वक्त क्या जो सब्जेक्ट हो या ना हो सारी की सारी बुक लेकर जाते थे? नहीं ना, खास खास लिख। तो अगर आपने खास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो ये तरीका है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप साइकिड लर्न से स्टैंडर्ड या मिनिमम एंड मैक्सिमम स्केलर या स्टैंडर्ड का करना है तो उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास एक साइकिड लर्न की लाइब्रेरी है, हम लिखेंगे फ्रॉम एस। अच्छा मैं एसके लर्न पूरी डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ एसके लर्न। इसके अंदर एक मेथड होता है प्री प्रोसेसिंग का, उसके अंदर एक मेथड होता है प्री प्रोसेसिंग, उसके अंदर एक मेथड होता है जिसको मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, और वो दोनों ही करवा रहा हूँ। दोनों स्केल कौन कौन से स्केल पढ़े थे भाई हम लोगों ने? मिन मैक्स स्केल और स्टैंडर्ड स्केलर। तो एक स्केल है मिन मैक्स स्केलर, और कॉमा लगा के मैं सिर्फ 2 ही करवा रहा हूं ताकि मेरे रैम पे लोड कम पड़े। दूसरा स्केलर का क्या नाम था? कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा है मैंने? स्टैंडर्ड स्केलर लिखा नहीं है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, इसका तो नाम मैंने लिख दिया था मिन मैक्स स्केलर, इसका नाम है स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। और इसको भी यही बोलता है, मैंने दोनों ही करवा लिए हैं, स्टैंडर्ड स्केलर। अच्छा ख्याल रखिएगा, मिन का एम कैपिटल है, मैक्स का एम कैपिटल है, और स्केलर का एस कैपिटल है। सिमिलरली स्टैंडर्ड का एस कैपिटल है और स्केलर का एस कैपिटल है। माइंडफुल थोड़ा सा, ठीक है। इसको कर ले, मुझे मिन मैक्स का फॉर्मूला बता दें। किसी ने तो एल्गोरिदम बनाया होगा, अब फॉर्मूला आप लोग बताएंगे। जैसा कि पैंडास के अंदर से आप क्या क्या कर सकते हैं उसको डायरेक्टली में रखते हैं। भाई कितनी मरतबा पूछेंगे ये सवाल, क्या कह रहे हैं? ये मैंने कहाँ लिखा है? अच्छा सॉरी, इधर इधर एरर क्यों दे रहा है? प्री प्रोसेसिंग स्पेलिंग तो देखें यार, ये देखें
भाई तो उसको डायरेक्टली में रख दें, सब पता चल जाएगा। ये पिछली बार भी पूछा गया था, आप लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे। एनीवे कि क्या क्या यूज हो सकता है वो ऐसे पता चलता है। डायरेक्टरी का एक फंक्शन होता है, उसमें आप रख दें तो आपको पता चलेगा कि एसक्यूएल लर्न में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। ठीक है, फिर प्रीस्ट प्रोसेसिंग के अंदर क्या है उसको आप पूरा इस तरह रख दें तो वो भी आपको बता देगा, कोई इतना इशू नहीं। अच्छा, मिन मैक्स का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। किसी अल्लाह के बंदे ने ही बनाया होगा ना, भले उसका मतलब कुछ भी हो, है तो वो अल्लाह का बंदा ही। मिन मैक्स का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम डिवाइड बाय हाँ, मैक्स बता माइनस दिया ना आप लोगों को इसका फॉर्मूला। अब आपको जो है खुद करने की जरूरत नहीं है, ये बना बनाया है। स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। स्टैंडर्ड एवरेज, दैट्स ऑल, सिंपल बात है। हम ज्यादातर स्टैंडर्ड स्केलर पे अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये आपकी जो डाटा की नॉइज वॉइस होती है उसको रिमूव कर देता है। नॉइज वॉइस ऐसा ही है कि अगर हम मुझे अभी बाहर से शोर आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और कोई मजबूत चीज लगा सकता हूँ जिससे जिससे वॉइस जो है वो क्रॉस ना हो सके। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी ये कर रहा था, आपकी नॉइज को रिड्यूस कर रहा होता है। आप ये समझ लें साथ। अब ये डाटा कैसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा स्टैंडर्ड स्केलर में, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आसान है। मैं मिनिमम मैक्सिमम का नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड स्केलर का कर रहा हूं। आप चाहें तो मिनिमम मैक्सिमम। आप पहले इसको किसी वेरिएबल में सेव करवाएं, ऐसे आप ऐसे सेव करवाएं और उसको यूं कर दें, सेव करवा के ये सेव हो गया। सारी फंक्शनैलिटी किस में आ रही है, किसके अंदर ट्रांसफर हो गई? एसएलसी में। एसएलसी के अंदर एक मेथड होता है फिट एंड ट्रांसफॉर्म, ये दोनों काम एक साथ करता है। आप चाहें तो फिट अलग कर सकते हैं और अगले स्टेप में ट्रांसफॉर्म अलग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक ही स्टेप में कर दें। वरना फिट अलग कर सकते हैं, फिट का मतलब वो डाटा को अंडरस्टैंड करेगा, अकोमोडेट करेगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब है वही मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वाला काम करेगा। तो आपने ये तमाम काम जो है एक साथ भी कर सकते हैं, वरना फिट अलग करवा दें, ट्रांसफॉर्म अगले स्टेप में। जब फिट हो जाएगा तो फिर आपको ट्रांसफॉर्म से डॉट ट्रांसफॉर्म ही लिखना पड़ेगा, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहें तो वन गो में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मल्टीपल गो में भी कर सकते हैं। मेरे जिस डाटा को मुझे कन्वर्ट करना उसका नाम क्या था? आईएनपी था। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ रन कर रहा हूं, अपडेट नहीं कर रहा। तो ये देखें, एक तो इसने डाटा फ्रेम से इसको कन्वर्ट कर दिया एरे में। ये होता है नमपाई का एरे, जो हम नमपाई पढ़ रहे थे ना, उसका एरे होता है। डाटा फ्रेम एक अलग लाइब्रेरी से आया हुआ है। जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये नमपाई के एरे में, कोई फर्क नहीं है डाटा फ्रेम और उसमें। डाटा फ्रेम की प्रेजेंटेशन अच्छी है, नमपाई की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नमपाई काम किस पे कर रहा होता है? न्यूमेरिकल पे। नमपाई का NUM क्या है? NUMPY पाई, तो नम क्या है इसमें? न्यूमेरिकल। पाइथन PY माइनस पाइथन, तो ये न्यूमेरिकल पे बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये देखें बाय डिफॉल्ट इसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, उसके बाद इलिप्सेस आ रहे हैं, उसके बाद वो कॉलम दिखाई नहीं रहा, इलिप्सेस आ रहे हैं। 561 कॉलम्स हैं। हाँ, कॉलम 561 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपडेट कर रहा हूँ नीचे जाके। चले ये चीज आपके सामने रहने देता हूँ और आपको प्रूफ भी करता हूँ कि आपने इस पे परेशान नहीं हो रहा। इनपुट को मैंने अपडेट कर दिया। इनपुट का शेप क्या आएगा? भाई आपने सिर्फ स्टैंडर्ड स्केलर पे किया, शेप वेब से तो कोई काम नहीं किया, तो अभी भी शेप कितना आएगा? 10,291 एंड 561। ये देखें। तो भाई एरे में अगर कन्वर्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं, पेंडास के बैक एंड पे भी नंपाई चल रहा है, पता है आप लोगों को? आप उसकी लाइब्रेरी को रीड करें ना तो उसको लिखा होगा पेंडास इज एन एक्सटेंशन ऑफ नंपाई। क्या लिखा हुआ है? आप लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएं, हम लोग तो रिसर्च करते हैं तो हमें इन बातों का पता होता है। आपको ना भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो इस वजह से होता है ना कि हमें और बहुत डीपली जाके काम करना होता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि पेंडास इज एन एक्सटेंशन ऑफ नंपाई। आपको पता है जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो किसकी एक्सटेंशन है? मैट्रिक की। सही कह रहा हूँ नहीं गलत कह रहा हूँ? बैचलर किसकी एक्सटेंशन है? इंटरमीडिएट की। मास्टर किसकी एक्सटेंशन है? बैचलर्स की। तो जो आपका पेंडास है इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ नंपाई। तो बैकएंड पे वैसे ही उसके भी नंपाई चल रही होती है, बस प्रेजेंटेशन सामने से ये नजर आ रही होती है। अब आपका ये हो गया कन्वर्ट किसमें? स्केलर स्केलर में। अब एक और आपसे सवाल है, मिसाल के तौर पे अब आपने एग्जाम्पल देके बताना है। मुझे हाइट प्रिडिक्ट करनी है, ये कौन सा प्रॉब्लम है मशीन लर्निंग का? नाम बताना अच्छी तरीके से। रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यू है। चले हाइट को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास ये कॉलम है, ये कॉलम है मेरे पास।
हाइट को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास ये कॉलम है, मैं सोचता हूँ कि हाइट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। जेंडर, क्योंकि मेल एंड फीमेल की हाइट में डेफिनेटली फर्क होता है, तो जेंडर अफेक्ट करता है। जेंडर, वेट, आपकी डाइट, और क्या अफेक्ट कर सकता है भाई? एज भी कर सकती है, जेंडर, वेट, एज डाइट। कर सकती है। एज कैसे करेगी यार? एज के साथ साथ तो नहीं, मतलब चले एज इम्पैक्ट डाल हो देते हैं, सकता है। चले एज डाल देते हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री सर, फैमिली हिस्ट्री। हाँ, इनहेरिटेंस, फैमिली, बस, यस, इनहेरिटेंस भी तो होता है। चले ये, और मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉलम भी डाल देता हूँ, एरिया, ऐसे ही डाल रहा हूँ। और मुझे हाइट प्रिडिक्ट करनी है इसमें, सॉरी, हाइट प्रिडिक्ट करनी है, तो मेरा आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, पहले ये बता, आउटपुट क्या है? हाइट। इनपुट क्या होगा ये सोच के बताना कि कुछ चीजें मैंने बड़ी रिडंडेंट लिख दी हैं। पहले तो बताएं कौन ऐसी चीजें हैं जिसका हाइट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, आप एरिया और कंट्री कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा जो है वो है, तो भाई वो डाइट में कवर हो रहा है ना। डाइट में मैंने लिख, डाइट का मतलब है कि बस अच्छी डाइट। अब जाहिर बात है अफ्रीका में अगर किसी जगह पे डाइट नहीं है तो वो जाहिर बात है उन बच्चों पे तो असरअंदाज होगा। हमारे पास भी प्रॉपर डाइट नहीं है, हम जो खाना खाते हैं वो अच्छा तो नहीं होता खाना, तो डाइट का तो प्रॉब्लम हमारे पास भी है, तो वो डाइट में आ रहा है सारी चीजें। मुझे बताएं इसमें से कौन से कॉलम है जिसका हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, रिडंडेंट कॉलम है भाई। एरिया एंड कंट्री, आप चले अज्यूम कर लें कि ये इन दोनों का हाइट से ताल्लुक नहीं, तो क्या मशीन को ट्रेनिंग करवाते वक्त ये दो कॉलम भी देंगे आप? भाई मशीन को आपने कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी जिससे वो जो है वो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, भाई मैंने नहीं पढ़ना अब, या कहते हैं अब्बू अब मैं तो नहीं पढ़ूंगा। वो वाला बहुत पढ़ लिया मैंने। तो ऐसा काम नहीं करना, आपने इसको क्या ट्रीट करना था, एज अ किड। कोई रिडंडेंट इंफॉर्मेशन ना दें जिसका कोई आपके प्रिडिक्शन, तो ऐसा बहुत मर्तबा होगा कि जब आप मॉडल्स बना रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉलम होंगे जिनका आपके टारगेट कॉलम मीन आउटपुट कॉलम, और वो कुछ भी हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम डेटा के, एक डेटा में 3-4 प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो आप जिस प्रॉब्लम में काम कर रहे हो बस उसी प्रॉब्लम पे फोकस करना, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्या 561 में से सारे के सारे कॉलम एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होंगे? क्या समझते हैं आप? कर भी रहे होंगे, और हो सकता है ना भी कर रहे हो, तो और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉलम्स क्या हो, बहुत सारे कॉलम्स रिडंडेंट हो, जिनका आपकी प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक ना हो। आप मुझे बताएं कि अगर मैं 561 इनपुट पे अपने मॉडल को ट्रेन करवा दूं तो क्या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बनेगी? आपको पता है पीछे बैक एंड पे जो है वो मैथ्स अप्लाई हो रही होती है, और मैथ्स की एग्जाम्पल ऐसे ही है, आपको मैं बहुत बड़ा सम दे दूं ना, आप वो कर नहीं पाएंगे बहुत बड़ा सम। सही कह रहा हूँ ना? और हो सकता है कर ले लेकिन ज्यादा टाइम ले। और मिसाल के तौर पे अगर कुछ भी समझ ना आए तो आपने रट्टा ही मार लेना उसका, क्या कर लेना आपने उसका। वो बच्चे को हम लोग, जब मैं था तो मैं केमिस्ट्री जब पढ़ाता था, मतलब स्टूडेंट लाइफ में मैं खुद ट्यूशन भी करता था, तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो हमें तो पता था कि एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो जब बच्चों को याद नहीं होता मैं कहता था भाई आखिरी वक्त में रट्टा मार के चले जाओ यार, यही इक्वेशन आई। हमारा निजाम देखें, फेलियर सिस्टम कैसा है कि हमें पता होता था कि कौन सा थ्योरम आएगा, थ्योरम भी चेंज नहीं करते थे, इक्वेशन भी चेंज नहीं करते हम। लेकिन मिड ऑफ द सेमेस्टर या मिड ऑफ द एजुकेशन हम उनको कभी भी रट्टा मारने का नहीं कहते थे, उस वक्त मैं समझाता था। लेकिन जाहिर बात है जब हमारे क्रैश प्रोग्राम होते थे, तो क्रैश प्रोग्राम में तो वो बच्चे आते हैं ना, वो 1 महीने वाले, सर जल्दी से कर दें, तो उनका हम कहते थे रट्टा मार के जाओ। अच्छा, रट्टा मार के इस वजह से कह रहा हूँ कि जो मैंने ग्रेजुएशन में मैथ्स वगैरह में 96 मार्क्स लिए ना, उसमें पता है क्या था, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे और मेरे आंसर के रट्टा लगे हुए थे। किसके? कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर थे लेकिन मैं रट्टा किसके मार के गया था? आंसरों के। पूरे के पूरे सोल्यूशन का रट्टा नहीं मारा था, किसका रट्टा मारा था? आंसर, ये आंसर होगा। और मैं आपको एक बताऊं, मेरा कराची यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहा था ग्रेजुएट बीएससी का, उसमें एक जगह पे जाके एक आंसर आया और मैंने कहा भाई ये तो आंसर था ही नहीं पूरी बुक में, लिटरली झूठ नहीं बोल रहा। और मैं ऊपर गया जाके मैंने चीजें सॉर्ट आउट करी, चेंज करी, एक आंसर आया, मैंने कहा हाँ ये एक आंसर था, वो करके, एंड आई गॉट द 96 मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन मैकेनिक्स मैथ्स। मैकेनिक्स मैथ्स होती है जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, और पता है 4 नंबर क्यों नहीं मिले?
क्योंकि पूरा पेपर 96 मार्क का होता है, 4 नंबर प्रेजेंटेशन के होते हैं, और लड़कों से तो आप प्रेजेंटेशन की उम्मीद कर ही नहीं सकते, और मुझे टोटली पता था ये 4 नंबर मैं कभी नहीं ले पाऊंगा। आई गॉट 100% मार्क्स, इतना बिलीव था मुझे, तो मैं रट्टा भी मार लेता था चीजों का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने सिस्टम को बहुत हैवी चीज देंगे तो वो रट्टा मार लेगा, और मशीन लर्निंग की जबान में इसको कहते हैं ओवरफिट करना। क्या कहते हैं, लिख लें आप लोग, कि मशीन को जब बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाती है, और तो वो ट्रेनिंग के दौरान क्या कर लेता है, ओवरफिटिंग कर लेता है। ओवरफिटिंग का क्या मतलब है, रट्टा मार लेना। ओवरफिटिंग का मतलब है रट्टा मार लेना। तो आप अगर वही इक्वेशन एग्जाम में आ गई तो क्या हो जाएगा, बेड़ा पार वरना बर्बाद। ऐसा ही है ना, अगर वो इक्वेशन आ गई तो क्योंकि रट्टा लगा हुआ है, ओवरफिट हुआ है। ओवरफिटिंग अगर होगी तो अगर ट्रेनिंग के अंदर से डाटा आ गया तो यू विल सक्सीड। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी मॉडल ने रट्टा मारा हुआ है, ओवरफिटिंग की है, तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत कम चांसेस है कि वैसा डाटा मिले, हमेशा एक न्यू डाटा मिलेगा। तो क्या करेगा आपका सिस्टम, गलत आंसर दे देगा। उसको आंसर देना तो 2 + 3 5, उसने आंसर क्या देकर आएगा, क्योंकि उसने तो रट्टा मारा हुआ है 2 + 2 4, 2 + 2 4, तो वो क्या देकर आएगा 2 + 3 5 इज 4, आंसर गलत हो जाएगा। तो ओवरफिट से बचाने के लिए आपको अपनी वेरिएबल्स का मतलब है कॉलम को भी सोच समझ के देना चाहिए। क्या देना चाहिए, अब आप 561 कॉलम देंगे तो कैसा रट्टा लगेगा आप सोचें। तो आपको क्या चाहिए, रेलिवेंट कॉलम देने चाहिए। रेलिवेंट कॉलम देने के भी तरीकेकार हैं, किसी ने सवाल भी किया था, अभी किसी ने सवाल किया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कॉलम्स हैं। उसके तरीकेकार भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा है जिसमें कोरिलेशन आता है, कोलिनियरिटी आता है, वेरिएंसेस आते हैं। ये तीनों तरीकों से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा कॉलम कैसे आपके डाटा को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज वी आर स्टिल इमेच्योर इन दिस फील्ड, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, उसके बाद हम लोग किसी दिन इन तरीकों पे भी जाएंगे। तो जाहिर बात है मुझे हाइट की प्रिडिक्शन करने के लिए एरिया और कंट्री की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक मेथड है, एक मेथड तो नहीं, एक हमारे पास पूरा एक सब्जेक्ट है इस पे, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये पूरा एक अपना एनालिसिस है, पूरी मैथ्स है इसके ऊपर। मैं इसकी मैथ्स भी आपको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की जो दूसरी जबान में कहा जाता है उसको कहा जाता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। आपका डाटा भी कितनी डायमेंशन में, उस कॉलम के अंदर, मैं उस कॉलम की डायमेंशन पूछ रहा हूँ। कॉलम की अभी कितनी डायमेंशन है, 561 डायमेंशन है कॉलम की। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करता है। कैसे करता है, पहले तो एक बात ये है कि मैं तो आपको समझा दूंगा यहाँ पे जाके, लेकिन ना आप लोग थोड़ा सा ना वीडियो वगैरह देंगे, वीडियो से आपको समझ तो नहीं आ सकती कि इन्फॉर्मेशन आ सकती है। मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ ये करता क्या है। ये करता ये है कि अगर आपकी 561 डायमेंशन है, मिसाल के तौर पे आपकी 2 डायमेंशन है, आपको 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आना है, 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आना है। तो ये कैसे 1 डायमेंशन में लेकर आता है, यानी कि पीसीए कैलकुलेट कैसे करता है, यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे करता है। लेट सपोज हमारे पास 2 ही डायमेंशन है, एक कॉलम है उसका नाम है एक्स और दूसरे कॉलम उसका नाम है वाई। 2 कॉलम, अभी कितने कॉलम है 561। कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किस तरह होता है, सबसे पहले वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ये कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैट्रिक्स कैसे बनता है, कोवेरिएंस ऑफ, कौन छालिया खा रहा है भाई, और इतनी ज्यादा स्मेल के साथ, फ्रेग्रेंस, सॉरी, आप लोग माइंड ना कर जाएं, विद दैट मच ऑफ फ्रेग्रेंस। गुड गुड। एक्स वाई कोवेरिएंस ऑफ, आप लोग भी कहेंगे सर आपने हमारा क्या कह दिया, अच्छा दिया हमारे दिल के, हमारे इतने दिल के करीब। अगर आपके 2 डायमेंशन का डाटा है तो आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 2x2 का, कितने का बनेगा। अब आप सोचें आपका 561 डायमेंशन होती तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स कितनी डायमेंशन का बनेगा, 561 बाय, अब आप कोवेरिएंस का फॉर्मूला देख लें, पता है किसी को कोवेरिएंस का फॉर्मूला। अच्छा वैसे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स दोनों की बात
सेम ही है। कोवेरियंस का फॉर्मूला बता देता हूँ, x, y का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि वो निकालेगा, अब x y का निकाल रहा हूँ ना, x माइनस एक्स बार, एक्स बार का क्या मतलब होता है, मीन, उसको मल्टीप्लाई करेगा y माइनस वाई बार, और जितना भी समेशन होगा तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, उसका सम कर लेगा। समेशन का साइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कैसे साइन बनाऊं, चलें ये वाला साइन बना देता हूँ, ठीक है। आप ये समझ लेंगे ये समेशन है, डिवाइड बाय n-1, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा भाई, इसी का स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर भी x माइनस एक्स बार होगा, इधर भी x माइनस एक्स बार होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। y का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, तो y का स्क्वायर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक्स वाई और वाई एक्स का दोनों का कोवेरियंस सेम ही निकलेगा, क्योंकि भाई आप एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले, देखें फार्मूला तो सेम ही बनेगा ना दोनों का। तो ये क्या करता है, पीसी एनालिसिस में सबसे पहले को मैट्रिक्स बनाता है। को मैट्रिक्स जब आपका बन जाता है तो उसमें से वो क्या करता है, एक लैम्डा को मैं कैसे लिखूं यार, वर्ड्स में लिख दी, चलें कह रहे हैं वर्ड में लिख दें, लैम्डा। एक हमारे पास फिर आगे स्टेप क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का तरीका बता रहा हूँ, वीडियो वगैरह आप लोग जाके देख लीजिएगा। बैक एंड पे मैथ्स क्या चल रही है, आप में से सब लोगों के अंदर खामी ये है कि आप सबको पता है कि एल्गोरिथम उठा के काम करना है, पता नहीं है कि हो नहीं रहा। मैंने आपको स्टैंडर्ड स्केलर भी बताया, उसकी मैथ्स भी समझाई, मैंने आपको मिन मैक्स बताया, उसकी भी मैथ्स समझाई, और मैं जितनी भी चीजें करूंगा उसकी मैथ आपको बताऊंगा, करवाऊंगा नहीं, बताऊंगा। लैम्डा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय आई, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास कोवेरियंस मैट्रिक्स आ जाएगा 2x2 का, आएगा नहीं आएगा ये वाला मैट्रिक्स, इसकी कोई भी वैल्यू आएगी, जाहिर बात है जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू आएगी ना। लेट सपोज के कोई ना कोई इधर वैल्यू आ जाती है, इधर वैल्यू आती है इसकी 1.42, इसकी वैल्यू आ जाती है 2.30। अब जाहिर बात है मैंने आपको कहा था कि एक्स वाई और वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इधर भी 2.0 ही आएगा, अगर मैंने उधर 2.0 बोल दिया है 2.30। और लेट सपोज के कोवेरियंस ऑफ वाई वाई आ जाता है आपका -0.9 या -0.9 आ जाता है। फिर आपने इस मैट्रिक्स के साथ माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1001, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा। इसको सिमिलरली माइनस कर लें, ये सारा का सारा लीनियर अलजेब्रा है आपकी, ये सारे की सारी क्या है आपकी, लीनियर अलजेब्रा। फिर इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है, क्या लेना होता है, अभी बताता हूँ आप लोगों को, सारी सारी चीजें याद चलाते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, जब ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी, ये वाली बात, तो आपकी सॉरी जब आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी माइनस करने के बाद, तो आपका आंसर कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, सिंगल 2 डायमेंशन मैट्रिक्स। आप ये समझ लें, आपका कुछ आंसर ऐसे ही आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ऐसे आंसर। तो देखें जब आपने ये कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया, तो समझे आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल रहा होगा। इसका आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 2 डायमेंशन का होता है, पहली वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकेंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आता है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 0। तो इधर से आपकी एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। क्या बनेगी इक्वेशन, कैसे बनेगी, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर जो है वो स्क्वायर, कुछ इधर वैल्यू भी हो सकती है, मिसाल के तौर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस, मिसाल दे रहा हूं, प्लस 7। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो कितने लैम्डा निकल कर आएंगे आप, 2 आएंगे ना भाई। और अगर डायमेंशन होती तो कितने लैम्डा निकल के आ रहे होते, 561। ये जो लैम्डा निकल के आ रहा है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं हम, इन अभी कितने निकल के आएंगे,
2, तो आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी? 2 आएंगी। तो ये जो लैम्डा निकल के आएगा आपके पास, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू करने, जब आइगन वैल्यू निकल जाएंगी दोनों, फिर आइगन वैल्यू यहाँ पे जब ये माइनस हो रहा होगा, जब ये माइनस हो रहा होगा तो यहाँ पे इससे पहले इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। जब ये पूरा माइनस हो रहा होगा तो कुछ इक्वेशन ये ऐसे बनेगी 1.42 माइनस, क्योंकि ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा 2.30 माइनस 0 क्या आएगा? कुछ वही आएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे ही बनेगी आपकी। सिमिलरली इसके नीचे 2.30 माइनस 0 कितना आएगा? 2.30 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 0.9, जब माइनस से लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो इधर आएगा 0.9 लैम्डा। जब आपकी लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगी तो पहले आप लैम्डा 1 को इधर पुट करेंगे, तो आपके पास एक आइगन वेक्टर निकल के आएगा जिसको हम x1 एंड x2 कहते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही वेरिएबल थे ना, x एंड y, तो आपके पास आइगन वैल्यू भी x1 एंड y1 आएंगे, एक लैम्डा से, और दूसरे वाले से भी x1 एंड y1 आएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें। जब ये आइगन वेक्टर निकल कर आएंगे, अब 2 डायमेंशन थी तो कितने आइगन वेक्टर निकल कर आए? तो अगर 561 डायमेंशन होगी तो कितने आइगन वेक्टर निकल के आएंगे? इन आइगन वेक्टर को पीसीए कहा जाता है। PCA1, PCA2, PCA3, PCA4, PCA 561। अब अगर आपने, अब आपको पता है कि डायमेंशनल रिडक्शन में तो हम ये कह रहे हैं ना कि हम 561 वैल्यू से काम नहीं करेंगे, यही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने कंपोनेंट्स चाहिए। मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं इतने सारे कॉलम से थोड़ी काम कर सकूंगा। लेट सपोज मैंने डिसाइड किया कि हमें सिर्फ 65 कॉलम चाहिए, तो पता है PCA1 जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है, PCA2 जो होता है उसके अंदर उससे कम इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एंड PCA3 जो होता है उससे कम, एंड सो ऑन। आए अपने आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 लिस्ट है, 1, 2, 2.5, 3.2, 4.9, 8। कितनी वैल्यू हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख ले 6 है, बी वैल्यू भी मैं उतनी बनाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। 3,7.2, कुछ भी लिख दें यार, 7.9, 3.2, 4, 5.5। कितनी वैल्यू हो गई भाई? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9 लिख। पहले तो मुझे बताएं, अगर दो आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यू दोनों, इन दोनों के बीच में ग्राफ कौन सा बनेगा? स्कैटर प्लॉट बनेगा। गुड। जब आपके पास दोनों ही कंटिन्यूअस वैल्यू हो तो दोनों के दरमियान ग्राफ कौन सा बनता है? स्कैटर प्लॉट। ग्राफ बनाने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं हम लोग? मैटप्लॉटलिब। सर पिछली मरतबा हमने जब ग्राफ बनाया था तो ये तो इम्पोर्ट नहीं किया था। कब ग्राफ बनाया था हमने? जो हमने वो क्या कहते हाँ हैं, सर, वो हमने पेंडास से सिंगल बनाया लाइन। था। वो हमने पेंडास से बनाया था। हमारे पास ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पेंडास की नहीं है ना, वो हमने सीरीज यूज करी थी। तो पेंडास के अंदर प्लॉटिंग की हमारे पास फैसिलिटी है। अगर हमारे पास पेंडास में डाटा ना हो, लिस्ट में डाटा हो, तो फिर हमें स्पेशली लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, मुझे तो याद भी नहीं था, आप लोग हाईलाइट कर दिया करें। जब हमारे पास पेंडास सीरीज थी तो उसमें तो डायरेक्ट प्लॉट बन जाता है, लेकिन अगर आपके पास पेंडास सीरीज ना हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल कोई पूछ रहा था कल, या सेट कोई पूछ रहा था, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो अगर हमारे पास रेगुलर पाइथन की चीजें हो तो उसके लिए हमें मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और मैटप्लॉटलिब को नाम हम क्या कॉल करेंगे अब? PLT के अंदर एक मेथड है स्कैटर। स्कैटर के अंदर आप A और B लिख दें तो ये आपको स्कैटर प्लॉट बना के दे देगा। ये देखें, जैसा भी बना के दे आपको मैटप्लॉटलिब। देखें ये स्कैटर प्लॉट बना के दे रहा है। अब मैं आपको क्या कर दूं, स्टेटमेंट, ये देखें, ये स्कैटर प्लॉट बना के दे रहा है। देखें, अगर पेंडास से आप प्लॉटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पेंडास की सीरीज नहीं है या पेंडास का डाटा फ्रेम नहीं है, तो आप मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे और आप फिर जाके
ग्राफ बना सकते हैं, ये आप सुन लें, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको पीसीए समझाना चाह रहा हूं। पीसीए बनाने का क्या तरीका है? ये कितनी डायमेंशन में डाटा है वैसे आप बताएं? 2 डायमेंशन में ना भाई, सिंपल बात है। मैं चाह रहा हूं कि इसको 2 डायमेंशन से, अब मैं आपको मैथमेटिकली जो समझा चुका हूं, वो वेरिएंस निकालेंगे, उसका फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी, उन आइगन वैल्यूज को आप उसी लैम्डा की मैट्रिक्स में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपके आइगन वेक्टर निकल कर आएंगे। उस आइगन वेक्टर्स को ही हम पीसीए कहते हैं। लेकिन पीसीए में आपको विजुलाइज फॉर्म में भी बताता हूँ। ये कितने डायमेंशन में डाटा है? अगर मैं इसकी डायमेंशन रिड्यूस करूं तो ज्यादा कितनी रिड्यूस कर सकता हूँ और कम से कम कितनी रिड्यूस कर सकता हूँ? दोनों का आंसर 1 ही है। ज्यादा 1 ही कर सकता हूँ, 0 पे तो जा नहीं सकता। और कम से कम भी, अगर मैं ये 2 डायमेंशन में डाटा, अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे दूं, टॉर्च डालते हैं ना तो वो प्रोजेक्शन आ रही होती है, तो देखें ये वाला प्लॉट कहाँ पे होगा? इस जगह पे होगा, नहीं होगा? ये वाला किधर प्लॉट होगा? इस जगह पे। ये वाला किस जगह पे प्लॉट होगा? इस जगह पे। ये वाला किधर प्लॉट होगा? इस जगह पे। ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर, सारे इस जगह पे प्लॉट हो गए। अब कितनी डायमेंशन में डाटा है? और यही डाटा मैं अगर इधर प्लॉट, ये कहलाएगा PCA1। ये क्या कहलाएगा? अगर मैं इसको इधर कर दूं, इधर, ये वाला किधर कराएगा? थोड़ा सा इससे टकराएगा शायद, हो सकता है। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? दोनों सिंगल डायमेंशन में आ गए। इसकी विजुलाइज फॉर्म भी मैंने आपको बता दी कि PCA1 PCA2 इसे कहते हैं। लेकिन कभी कभी पता है क्या हो रहा होता है? मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी जब आप पीसीए पे प्रोजेक्शन दे रहे होते हैं तो एक पॉइंट दूसरे पे ओवरलैप कर रहा होता है, तो इन्फॉर्मेशन मिस होगी जब प्रोजेक्शन जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे से टॉर्च दें या सनलाइट हो या टॉर्च हो, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी प्रोजेक्शन वॉल पे आएगी। लेकिन मेरे और टॉर्च के बीच में अगर आप आ जाएं तो फिर क्या होगा? किसी एक की प्रोजेक्शन आएगी ना। इसका मतलब है एक इंफॉर्मेशन लूज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो PCA1 वो होता है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन फॉल हो रही होती है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्शन गिराते हैं तो किसी PCA में कम प्रोजेक्शन जारी होती है, इंफॉर्मेशन बीच में से क्या हो रही होती है? ड्रॉप। तो PCA1 हमेशा वो होता है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ हाँ, ओवरलैपिंग की वजह